हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट प्रीवियस जो भी मैं डेली बोल रहा हूँ वो सब प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यही तुम्हारे एग्ज़ाम को पास करवाएंगे। ठीक है, और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था कि जितनी भी अभी वीडियो आ रही हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है ना। इसके बाद में फिर मैं वो चैप्टर वाइज़ लाऊँगा एसएसटी का, क्योंकि वो करने से तुम्हारे इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाएँगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ पहले कि तुम्हारा कम से कम 100 का लेवल पास हो जाए। ठीक है, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 में से तुम कम से कम 100 प्लस ला पाओ, ऐसे तुमको मैं इतना एबल बना दूँ तुम। ठीक है ना, तुमको। तो इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सब देखने के बाद में उसको भी देखते रहना। ठीक है, और जहाँ से तैयारी कर रहे हो वहाँ से भी करते रहो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? हिंदी पेडागोजी। पहले हम संस्कृत पेडागोजी पढ़ चुके हैं, उसको देख लेना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि बहुत हेल्प करेगी। और वो टॉपिक, क्योंकि हिंदी संस्कृत दोनों सिलेबस पेडागोजी लगभग सेम है, इसीलिए उसके टॉपिक इसमें रिपीट होंगे बहुत सारे। तो हम इसमें टाइम बचाएंगे अपना, क्योंकि वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, डिस्कशन बहुत सारा कर चुके हैं। तो कई चीज़ें जो वहाँ पर हम कर चुके हैं, बहुत सारा डिस्कशन, तो यहाँ पर हम उसको शॉर्ट में लेकर के चलेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, तो चलिए अब हम बोली से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर भी हम बोली समझ लिए। तो बोली भैया क्या है कि बोली की लिपि नहीं होती है, कोई लिखा नहीं जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, सिर्फ बोला जाता है। और भाषा की ही एक स्वरूप है, भाषा का ही एक उपरूप है, या फिर बोले उपभाषा एक तरह से। तो भाषा का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, और भाषा बोले तो भाषा जो होती है उसकी एक लिपि होती है। ठीक है, और लिखा जाता है, पढ़ा भी जाता है, और एक मानक रूप होते हैं जो कार्यालय इत्यादि सभी जगह में इसका प्रयोग किया जाता है। लिपि उसमें भी देख चुके थे। ठीक है, लिपि बोले तो लिपि जो होती है एक भाषा को आकार देती है। ठीक है, कि पढ़ना लिखना इत्यादि सिखाती है, तो एक लिपि है जो भाषा को आकार देती है। फिर सांकेतिक भाषा बोले तो एक सांकेतिक भाषा होती है, इसकी भी एक लिपि होती है, परंतु सांकेतिक भाषा जो संकेत के माध्यम से वार्तालाप किया जाता है। ठीक है, फिर ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। ये पहले भी हम पढ़े थे और अभी पढ़ रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, और जो हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो भाषा अर्जन और अधिग्रहण, ये हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं संस्कृत में, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर फिर से वही चीज़ करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो उसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। परंतु फिर भी मैं समझा दूँ, भाषा अर्जन का मतलब है कि हम जो समाज से, घर से, परिवार से जो सामान्य रूप से हम जो अर्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भाषा अर्जन है। अधिग्रहण भी वही है, परंतु जिस भाषा को हम एक ऑफिशियल तौर पर सीखते हैं स्कूल में, विद्यालय में, कोचिंग लेकर के, उसको हम अधिगम बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा अधिगम और भाषा अधिग्रहण यानी कि अर्जन, इन दोनों में अंतर समझ पाए। ठीक है, तो इसके अपर नाम क्या क्या हो सकते हैं भाषा अर्जन या अधिग्रहण के? सहज, ये सहज रूप से हमको प्राप्त हो जाती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चा स्वाभाविक रूप से नहीं अर्जन कर लेता है भाषा को, वो है। परंतु हम यदि मातृभाषा तुम्हारी अर्जन की भाषा होगी, ठीक है, परंतु द्वितीय भाषा जैसे इंग्लिश है तुम्हारी मातृभाषा नहीं, तो वो अधिगम की भाषा होगी। ठीक है, तो अधिग्रहण अधिग्रहण अनौपचारिक पद्धति है। ठीक है, इनफॉर्मल अधिग्रहण है, तो अर्जन को ही अधिग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो अधिग्रहण जो अनौपचारिक, औपचारिक नहीं है। अनौपचारिक मतलब जो विद्यालय इत्यादि में या फिर नियम इत्यादि ना हो, जिसमें ऐसे समाज से सीख लिया जाए, कहीं से भी जो भाषा सीखने को मिले वो। ठीक है, और अधिगम बोले तो औपचारिक है, संस्थागत पद्धति है। ठीक है, इसमें इंस्टीट्यूट इत्यादि में जाकर के, कोचिंग लेकर के, विद्यालय में जाकर सीखा जाता है। औपचारिक इसमें नियम इत्यादि होते हैं। ठीक है, और प्रथम भाषायाः सहाय्येन द्वितीया भाषा गृह्यते, तो जो द्वितीय भाषा जिसको हम अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो द्वितीय भाषा पहली भाषा की सहायता से सीखी जाती है। ये सब चीज़ें पहले बता दी हूँ, फिर भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, भाषा कौशल आने, तो पहले भाषा हम कौशल भी देख चुके हैं, परंतु यहाँ भाई हम रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन करें। ग्रहणात्मकम कौशलम, तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? तो श्रवणम और पठनम। ग्रहणात्मक क्यों हैं वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि इनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, श्रवण के माध्यम से, पठन के माध्यम से, इसलिए ग्रहणात्मक कौशल बोले गए। ये कौशल 4 हैं, परंतु ग्रहणात्मक और एक उत्पादात्मक 2 भागों में बांटा गया है। तो ग्रहणात्मक में श्रवणम पठनम आते हैं। ठीक है,
और इसको निष्क्रिय कौशल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई कार्य नहीं करते, बैठे बैठे बस क्या करते हैं हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। फिर उत्पादात्मकम कौशलम, तो भाषणम लेखनम, ये उत्पादात्मक है क्योंकि भाषण से शब्दों की उत्पत्ति होती है, लेखन से शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको उत्पादात्मक कहा गया। और ये सक्रिय कौशल है क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है। अमूर्त और मूर्त कौशल, तो अमूर्त और मूर्त कौशल दो प्रकार के हैं। तो मूर्त कौशल कौन से हैं? तो पठन लेखन, क्योंकि ये दिखते हैं, हमको पढ़ते हैं तो शब्द दिखते हैं, लिखते हैं तो शब्द दिखते हैं, इसलिए मूर्त कौशल है। अमूर्त कौशल बोले तो भाषण और श्रवण है, क्योंकि भाषण में शब्द दिखते नहीं है, श्रवण में भी शब्द दिखते नहीं, इसलिए अमूर्त कौशल है। ठीक है, फिर है शीर्षक, टाइटल, हिंदी पेडागोजी। तो आगे देखते हैं भाषा के रूप देखें। तो भाषा के रूप बोले तो एक बोली भी भाषा का रूप ही है, भाषा भी भाषा का रूप है, मानक भाषा, ये सभी भाषा के रूप हैं। ठीक है, तो बोली बोले तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, एक क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। ठीक है, परंतु भाषा बोले तो विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त एवं व्याकरण सम्मत रूप होते हैं, जिसका व्याकरण होता है वो भाषा, परंतु बोली का कोई व्याकरण नहीं है ना, तो व्याकरण सम्मत भाषा को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, रूप को। ठीक है, मानक भाषा बोले तो भाषा का शुद्ध, स्वीकृत और परिनिष्ठित रूप है। तो मानक भाषा बोले तो मानक जो भाषा होती है वो एकदम शुद्ध होती है, स्वीकृत होती है, उसको कार्यालयों इत्यादि दफ्तरों में यूज की जाती है, पत्राचार के लिए यूज किया जाता है, और परिनिष्ठित रूप होती है भाषा। ठीक है, कोई गलतियां नहीं होती हैं और एक जैसी प्रयोग किए थे दूसरे कार्यालयों में, वो मानक भाषा होती है। ठीक है, अब दूसरा देखें, भाषा मानकीकरण का चरण। तो भाषा की मानकीकरण का चरण क्या है, स्टेप्स क्या हैं? तो देखिए, चयन, किसी एक बोली या रूप का चुनाव करना। तो पहले हम चयन करेंगे, किसी एक बोली का या रूप का चयन करेंगे। चयन करने के बाद में संहिताकरण या नियम बनाना। तो हम व्याकरण और नियमों को लिपिबद्ध करना। तो फिर हम क्या करेंगे? संहिताकरण करेंगे, यानी नियम बनाएंगे। उसको पहले एक भाषा बोली को चयन कर लिए, ठीक है। अब क्योंकि वो फेमस बोली हो गई, मान लीजिए बहुत क्षेत्र में बोली जाने लगी, तो उस बोली को चयन करेंगे, फिर उसके लिए एक नियम बनाएंगे, यानी व्याकरण और नियमों को लिपिबद्ध करना। तो उसको हम लिपिबद्ध करेंगे, उसके व्याकरण बनाएंगे, उसके नियम बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? उद्देश्य निर्धारण, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा प्रशासन में प्रयोग हेतु तैयार करना। तो उसका उद्देश्य निर्धारण करेंगे कि वो उसका कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शिक्षा में, प्रशासन में इत्यादि में उसका प्रयोग हेतु उसको तैयार करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? भाषा की विशेषता तथा प्रकृति। तो वो 3 प्रकार से हमने बता दिया क्या है। पहले भाषा का मानकीकरण का मतलब क्या है कि पहले भाषा का चयन करना है, फिर संहिताकरण यानी नियम बनाना है, और फिर उद्देश्य निर्धारण करना है। तो ये 3 चरण हैं। ठीक है, याद रखना। अब आगे भाषा की विशेषताएं तथा प्रकृति। तो भाषा की विशेषताएं क्या हैं और उसकी प्रकृति क्या है? तो भाषा जो होती है वो अर्जित संपत्ति है, भाषा को हमको अर्जन करना पड़ता है। ठीक है, वो हमारी पैतृक संपत्ति नहीं या फिर जन्मजात नहीं है। ठीक है, तो भाषा की विशेषताएं यही है, भाषा की विशेषता यही है कि भाषा अर्जित संपत्ति, यानी हमको अर्जन करना पड़ता है, उसको अधिग्रहण करना पड़ता है हमको। ठीक है, और भाषा जन्मजात नहीं है, हमको पेट से हम सीख के नहीं आते हैं, जन्म से ही हम इसको सीख करके नहीं आते हैं, हमको यहाँ पर सीखना पड़ता है, इसलिए जन्मजात नहीं है। इसे समाज से सीखा जाता है, इसे समाज में रह करके समाज से सीखा जाता है इसको। ठीक है, चिर परिवर्तनशील, भाषा जो है चिर परिवर्तनशील है, मतलब इसे दूसरों का अनुकरण, नकल, ऊपर वाला देखिए, भाषा समय के साथ हमेशा बदलती रहती है। तो चिर परिवर्तनशील मतलब हमेशा बदलती रहती है भाषा, स्थायी रूप से नहीं रहती है, कई चीज़ें बदलती रहती, परिवर्तन होता रहता है। फिर है अनुकरणीय होती है, इसे दूसरों का अनुकरण, नकल करके सीखा जाता है। तो भाषा जो है एक अनुकरण होती है, क्योंकि भाषा हम कैसे आएगी? दूसरों का अनुकरण करते करते सुन करके आएगी ना, तो उसको हम अनुकरण करें, कैसे बोल रहा है एक वर्ड को, कैसे भाषा को बोल रहा है, तो अनुकरण कर रहे हैं, तब भाषा आ रही है। यादृच्छिक और इच्छानुसार, शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई सीधा तार्किक संबंध नहीं होता, यह माना हुआ होता है। ठीक है, तो यादृच्छिक यानी इच्छानुसार, शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई सीधा तार्किक संबंध नहीं होता, यह माना हुआ होता है। ठीक है, फिर आगे आद्यंत सामाजिक वस्तु है। आद्यंत सामाजिक वस्तु जो भाषा है, इच्छानुसार यादृच्छिक भाषा देख लिया तुमने कि भाषा क्या है कि शब्द और उसके अर्थ के बीच कोई सीधा संबंध, तार्किक संबंध नहीं होता है, और ये माना हुआ होता है। ठीक है, फिर है आद्यंत सामाजिक वस्तु है। तो ये जो भाषा है वो आद्यंत
सामाजिक वस्तु है। आद्यंत मतलब आदि से लेकर के अंतिम तक ये सामाजिक वस्तु है। क्योंकि समाज की एक तरह से वस्तु क्यों है, क्योंकि समाज में ये वार्तालाप करना है तो भाषा के माध्यम से करेंगे ना। तो आदि से लेकर के अंत तक ये एक सामाजिक वस्तु है। भाषा पूरी तरह से समाज पर निर्भर और सामाजिक होती है। ये भाषा समाज पर निर्भर होती है, ठीक है, क्योंकि समाज नहीं होगा तो भाषा कौन बोलेगा, नहीं बोलेगा ना कोई भी। तो इसलिए भाषा समाज पर निर्भर होती है आदि से लेकर अंत तक। फिर है अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, भाषा का कोई अंतिम या पूर्ण रूप नहीं होता, यह सतत विकासशील होती है। तो इसीलिए इसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है, ठीक है, और पूर्ण भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता रहता है ना, विकासशील होती है इसलिए। फिर है नियमबद्ध व्यवस्था। भाषा नियमों व्याकरण से बंधी एक व्यवस्था है। तो ये नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है कि अस्त व्यस्त नहीं है, ठीक है। फिर सामाजिक संपत्ति है, और यह किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि ये पूरे समाज की धरोहर है। भाषा जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ठीक है, पूरे समाज की धरोहर है, ठीक है, और कोई अर्जित संपत्ति भी नहीं है, किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सब ध्यान रखिए। परंपरा से आती है भाषा, कैसे आती है, परंपरा से आती है। हमारे दादा परदादा जो भाषा बोल रहे हैं उसको हम भी बोल रहे हैं, तो हम पीछे से परंपरा से आ रही है। क्योंकि भाषा हम कैसे सीख पाएंगे भाई, किसी और से सीख पाएंगे ना। तो हमारे पूर्वजों ने जो भाषा बोली वो हमारे उनके पूर्वजों ने बोली होगी, फिर उनसे हमारे पिता ने बोला, फिर हम बोल रहे हैं, ऐसे हमारे बेटे बोलेंगे, ऐसे करके परंपरा से भाषा आई। भाषा मानव की विशेषता है, भाषा मानव की विशेषता है, क्योंकि मानव के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो बोलेगा बात करेगा तब उसके हाव भाव से पता चलेगा। तो मानव की विशेषता खासियत बताती है भाषा, तो इसलिए भाषा मानव की विशेषता है, ठीक है। सानिध्य में फलना फूलना, सानिध्य में फलना फूलना, तो क्या होता है, भाषा के सानिध्य में फलना फूलना, वो सब बोल रहे हैं, ठीक है। और मानव विकास का आधार, तो सानिध्य में फलना फूलना मीन्स क्या है, भाषा के माध्यम से हम सब कुछ कर पाते हैं ना। तो सानिध्य मतलब आश्रय में, ठीक है, फलना फूलना, तो इसके आश्रय में रहेंगे तब तो हम कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे, अभिव्यक्ति कर पाएंगे इत्यादि, ठीक है। और भाषा जो है वो व्याकरण के सानिध्य से ही क्या होगी, परिनिष्ठित होगी, फलेगी फूलेगी, उसको नियमबद्ध रहेगी, सुव्यवस्थित रहेगी, तो वो भी एक महत्व रखता है, ठीक है। मानव विकास का आधार, और ये जो भाषा है ये मानव विकास का आधार है। भाषा के मानव विकास का आधार कैसे पता चलेगा, भाषा से, उसकी भाषा कैसी है, ठीक है, वो कैसे बोल रहा है इत्यादि। तो मानव के विकास के लिए भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। लिपि में मानक रूप होता है, जो लिपि है उसमें मानक रूप होता है, ठीक है। जो लिपि है उसमें मानक रूप होगा। एक लिपि है मान लो देवनागरी, तो उसमें लिपि देवनागरी जो उसमें एक ही जैसा लिखा जाएगा और वो हर एक जगह वही चलेगा, इसीलिए जो लिपि है उसमें मानक रूप होगा, ठीक है। और भाषा की कई बोलियां हैं, और एक भाषा की कई बोलियां होती हैं, ठीक है। तो भाषा की कई बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी में देखें हमारी 17 बोलियां हैं हिंदी की। कितनी बोलियां हैं, 17। यदि प्रश्न में आता कितनी हिंदी की बोली, 17 बोलियां हैं। 17 बोलियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में यदि आगे आता है तो हम पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर के डाल दूंगा, ठीक है, उसको देख लेना तो, ठीक है। भाषा परिचय, लिपि देवनागरी, भाषा का परिचय करते हैं, और भाषा जो कौन सी है, हिंदी है, और इसकी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि के विकास और उत्पत्ति से जुड़े 2 बिंदु दर्शाए गए हैं। जो देवनागरी लिपि है उसके विकास और उत्पत्ति कैसी हुई उसकी, और उसका विकास, इन दोनों से जुड़े 2 बिंदु दर्शाए गए हैं। ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है, पहला ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है। नागरी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है, और इसको देवनागरी, वही है नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और है ये, ठीक है। फिर भाषा के प्रकार बोले तो नोट्स में भाषा को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो भाषा के प्रकार बोलें तो कितने प्रकार भाषा के हैं, तो 3 प्रकार, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। सांकेतिक भाषा देखें तो ये प्राकृतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा एक प्राकृतिक भाषा है, स्वभाव में ही आ जाता है, इसलिए हम संकेत करते हैं हाथ से, आँख से हम संकेत करते हैं ना, तो एक प्राकृतिक भाषा है, ठीक है। सांकेतिक बोलना, इसमें
इसमें बोलना भी होता है, एक तरह से बोलना ही, एक्सप्रेस करना है, बोलना है, ठीक है। और वो बोलेंगे हैं, कुछ भी मतलब शब्द नहीं, वर्ड नहीं निकलेंगे तो तो कुछ ऐसे ट्यून से भी हम संकेत कर सकते हैं। तो इसमें बोलना है एक तरह से, ठीक है। फिर बधिर समुदाय, बधिर समुदाय के लिए सांकेतिक भाषा बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया था उसमें संस्कृत में। यदि बहरा है, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए हाथ से संकेत कर दो। फिर है स्वाभाविक और व्याकरणिक, इसके व्याकरण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सांकेतिक भाषा के भी व्याकरण होता है और ये स्वाभाविक होती है, ठीक है। अब आए मौखिक भाषा, तो मौखिक भाषा जो हम बोलते हैं, मुख के द्वारा किसी से अभिव्यक्त करते हैं, शब्दों में बात करते हैं, वो मौखिक है, ठीक है। फिर लिखित बोले तो हम लिख कर किसी से अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, वार्तालाप करते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। तो 3 प्रकार की भाषाएं सीख गए। अब आते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा, ठीक है। ये तुमने सुना है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ठीक है। इसमें आएगा शायद आगे, मैं बता दूंगा, ये जो मैंने अभी बताया तुमको, ठीक है ना। तो अर्थ, प्रशासनिक कार्यों की भाषा, तो राजभाषा का मतलब क्या है? राज मतलब कामकाज की भाषा, और कौन से कामकाज? जो प्रशासनिक कार्य हैं वैसे, ऑफिस में होने वाले कार्य वो, कार्यालय में होने वाले कार्य वो, उनकी भाषा राजभाषा। तो प्रशासनिक कार्यों की भाषा बोले जाते हैं इसमें, प्रशासनिक कार्य जितने भी हैं वो सब हिंदी में होते हैं, तो उसको बोलते हैं राज्य की भाषा। घोषणा इसकी कब हुई? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में गिनो और याद रख लो कि हिंदी जो राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद धारा 343 से 351 तक, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कि संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद कितने में हिंदी राजभाषा को रखा गया है? तो अनुच्छेद और ब्रैकेट में देखें तो धारा 343 से 351 तक की धारा में राजभाषा मिलती है, ठीक है। अब हिंदी राजभाषा धारा 343(1) के तहत, अब हम देखते हैं हिंदी राजभाषा का जो धारा है 343(1) के तहत, अंग्रेजी सह राजभाषा धारा 343(2) के तहत। तो यदि बोलें कि हिंदी राजभाषा जो है वो किस धारा के तहत है, तो 343(1) के तहत है, और अंग्रेजी को सह राजभाषा बनाया गया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया, ठीक है, परंतु अंग्रेजी को भी सह राजभाषा बनाया गया कि ये भी एक राजभाषा है, परंतु राजभाषा हिंदी, परंतु ये सह राजभाषा है, ठीक है, ये भी उसके साथ साथ काम करेगी। तो उसको 343 से हिंदी को बनाया गया, 343(2) से इंग्लिश को बनाया गया, और कहा गया कि ये तब तक काम करेगी जब तक कि सब लोग हिंदी ज़्यादातर लोग जान नहीं जाते हैं। तो 1963 का शायद इसका टाइमिंग रखा गया था, ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण दिवस बोले तो विश्व मातृ दिवस 21 फरवरी, वेरी इम्पोर्टेंट, और इसको भैया याद रख लो तुम लोग, क्योंकि ये पूछता है, पेपर में आता है। मातृ दिवस, विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय? तो 14 सितंबर को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर को भारतीय यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। तीनों इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय भाषा के मानक, शास्त्रीय भाषा के मानक, तो शास्त्रीय भाषा कौन सी हैं, कितनी हैं, कब स्वीकारा गया, ठीक है, वो सब देखेंगे। किसी भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। तो किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा मिलेगा, उनके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इतिहास के अनुसार 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। यदि कोई भी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा बनाएंगे तो कम से कम 1500 से 2000 वर्ष पुरानी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए। भाषा का अपना स्वतंत्र साहित्यिक मूल होना चाहिए।
जो भाषा शास्त्रीय भाषा बन रही है उसका स्वयं का स्वतंत्र साहित्यिक मूल होना चाहिए और यह आधुनिक भाषा और उसके रूपों से भिन्न होनी चाहिए। जो आधुनिक भाषा है उनसे भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तो अब घोषित शास्त्रीय भाषाएं और उनके वर्ष देखते हैं। तो कौन कौन सी शास्त्रीय भाषा हैं और कब बनी वो देखते हैं और यही इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न में पूछते हैं। तो नोट्स में दी गई सूची और याद रखने की ट्रिक संकेत। तो तमिल जो भाषा है वो एक शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, और वो 2004 में सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है ये और बनाई गई। तो देखिए जो तमिल है, यदि पूछ ले कि सबसे पहले कब और कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाएंगे, तो तमिल भाषा को बनाएंगे 2004 में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी बनी, 2005 में बनी संस्कृत। तो लाइन से है ना 4 में तमिल, 5 में संस्कृत, फिर जाके 8 में तेलुगु और कन्नड़ बनी। तो 2004 में तमिल, 5 में संस्कृत, फिर 2008 में 2 लैंग्वेज बनी, तेलुगु और कन्नड़, फिर 2013 में मलयालम और उड़िया जो बनी वो 2014 में बनी। तो 4, 5, 8, 8 फिर 13 और 14, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। उनके अलावा और भी जो अभी आधुनिक रूप से बनी हैं उनको भी देखेंगे, मुख्य रूप से 6 हैं। 2024 में नई शामिल भाषाएं असमिया, असम, मराठी, पाली, प्राकृत और बंगाली, ये 2024 में ऐड की गई हैं, शास्त्रीय भाषा बनाया गया इनको भी। मगर 2024 से पहले कितनी थी, तो 6 ही थी। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कैसे, आ म र पाली, अमरपाली, प्राकृत बंगाली, अमरपाली, प्राकृत बंगाली, ठीक है। ये ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो आ से हो गया, क्या हो गया, आ से असमिया, मा से मराठी और रा से क्या होगा, हाँ मराठी में ही आ जाएगा, अमरपाली, पाली से पाली, प्राकृत से प्राकृत, बंगाली से बंगाली। तो अमरपाली में आ गया ना। तो अमर में देख लो, देखो रा का यदि डाउट है तो अ म र, तो आ से असमिया, मा से मराठी, ठीक है, और पाली से प्राकृत, पाली से पाली, प्राकृत से प्राकृत, बंगाली से बंगाली। तो ये ट्रिक रख लो, अमरपाली, ठीक है, प्राकृत बंगाली, अमरपाली, प्राकृत बंगाली, ट्रिक याद रखने की 2024 में इनको अपनाया गया। नोट, दाईं ओर याद रखने के लिए एक संक्षिप्त शॉर्टकट ट्रिक, संस्कृत कण्मत तेल मल और नीचे भाषाओं के शुरुआती अक्षरों जैसे अमर, पाली, प्राकृत, बंगाली को दर्शाएगा। तो देख लीजिए भैया, ट्रिक भी दे दिया, जो मैंने ट्रिक दिया ना वही इसने यहाँ भी ट्रिक दी हुई है जो मैंने बताया। तो अमर, पाली, प्राकृत, बंगाली, तो ये तो हो गई तुम्हारी आधुनिक जो ऐड की गई 2024 में शास्त्रीय भाषाओं को, उनकी ट्रिक है। परंतु यहाँ पर तुमको उसकी भी मिल गई, क्या बोलते हैं, जो प्राचीन हैं, जो पुरानी भाषाएँ हैं उनको भी, वो भी मिल गई तुमको। तो संस्कृकड़ मत तेल मल, संस्कृकड़ मत तेल मल, तो यहाँ पर संस्कृत है, कन्नड़ा है और मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है ना, वो सब। फिर आगे देखिए त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र भी तुम्हारे पाठ्यक्रम में है, ठीक है, और इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ध्यान से देखिए त्रिभाषा सूत्र क्या है। त्रिभाषा, त्रि से मतलब 3, ठीक है, त्रि से 3, भाषा से भाषा, त्रिभाषा, और सूत्र से नियम, ठीक है। तो 3 भाषाओं का नियम, तो 3 भाषाओं का नियम क्या है कि इसमें 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। पहली तो एक होगी तुम्हारी मातृभाषा, मातृ, ठीक है, और दूसरी होगी तुम्हारी हिंदी। यदि तुम पहली मातृभाषा रख रहे हो ना तो तुम्हारे दूसरे नंबर पर हिंदी तुमको पढ़ाना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे तुम कोई भी भाषा ले सकते हो, ठीक है, संघ की कोई भी भाषा ले सकते हो, इंग्लिश पढ़ा लो या कुछ भी पढ़ा लो। यदि तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है तो सेकंड पे तुमको क्या लेना है, इंग्लिश या कोई और भाषा ले सकते हो, और थर्ड पर भी कोई भी ले सकते हो या फिर कोई बाहर की भाषा पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर उदाहरण दिया त्रिभाषा सूत्र का। पहले नंबर पे तमिल, यदि मान लो तुम तमिलनाडु से हो तो तुम्हारी मातृभाषा तमिल है, तो पहले नंबर पे तुमको तमिल रखना पड़ेगा मातृभाषा। दूसरे नंबर पर तुमको हिंदी पढ़नी पड़ेगी और तीसरे पे अंग्रेजी, ठीक है। जैसे डोगरी अन्य अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं जो तीसरे नंबर पर तुम रख सकते हो। फिर बहुभाषिकता के लाभ। बहुभाषिकता हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, मीन्स संस्कृत पेडागोजी में, ठीक है। तो बहुभाषिकता बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो बस ऐसे रिवीजन करते हुए चलेंगे। तो बहुभाषिकता के लाभ क्या हैं? अधिक रचनात्मकता, अधिक रचनात्मकता आएगी बहुभाषिकता होगी तो। क्यों आएगी? क्योंकि तुमको पता है ज़्यादा भाषाएं जानते होंगे तो बच्चे समझ पाएंगे अच्छे से और ज़्यादा क्रिएटिविटी हो पाएगी। समझदार, ज़्यादा भाषाएं जानते होंगे तो ज़्यादा समझ बढ़ेगी, किसी भी भाषा में उस चीज़ को समझ जाएगा। भविष्य में अधिक सक्षम हो पाएगा, ज़्यादा भाषाएं आएंगी तो ज़्यादा रोजगार भी प्राप्त होंगे, ज़्यादा सक्षम हो पाएगा, ठीक है। और कुछ भी कर सकता है किसी भी भाषा में, है ना, कहीं भी जा सकता है, ट्रेवलिंग कर सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं, पूरे भारत में कहीं भी वो रह सकता है और वो स्टे कर सकता है ना। तो भविष्य में वो सक्षम हो जाएगा। भाषा अर्जन अधिग्रहण हो गया, फिर भी हम देखते हैं भाषा अर्जन क्या है। एक सहज भाषा अर्जन और अधिग्रहण जो है ना, ये दोनों एक ही शब्द है मेरे भाई। अर्जन और अधिग्रहण दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन मत होना। भाषा अर्जन भी बोलते हैं, अधिग्रहण भी बोलते हैं। तो भाषा अर्जन और अधिग्रहण क्या है? एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है? सहज रूप से होती है और स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक है। फिर सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्जन अनुकरण द्वारा होती है, ठीक है। अवचेतन, अनायास, इनको याद रख लो, ध्यान दो, ठीक है। सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया है, अनुकरण द्वारा होती है, अनुकरण करना पड़ता है दूसरों का। अवचेतन है, चेतन नहीं है, इसमें तुमको ध्यान नहीं ज़्यादा देना है, अपने आप आ जाती है सुनते सुनते। अनायास होती है, इसमें ज़्यादा अभ्यास नहीं करना पड़ता है, हो जाता है सुनते सुनते। मातृभाषा का अर्जन, इसमें प्रथम भाषा होती है, मातृभाषा का अर्जन होता है। इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तुरंत जन्म लेते ही सुनता है, सुनते सुनते 2 साल के बाद में, 1 साल के बाद में बोलता है, तो ये मातृभाषा का अर्जन है। और घरेलू परिवेश में, तो और ये जो भाषा है, भाषा अर्जन है, वो घरेलू परिवेश में होता है, ठीक है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है। फिर अधिगम भाषा को देखते हैं, तो ये औपचारिक प्रक्रिया है, स्कूल विद्यालय इत्यादि में जाकर सीखते हैं। लक्ष्य भाषा होती है, इसमें लक्ष्य भाषा है ये, क्यों? क्योंकि इसमें एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि मेरे को इसको सीखना है, और दूसरे मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। लक्ष्य भाषा है, प्रयासपूर्ण होती है, इसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है तब जा कर के आती है, ठीक है। और पुस्तकाधार है, तो इसमें पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ता है जब हम सीखते हैं, तो इंग्लिश को सीखते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, स्पोकन पढ़ते हैं, वोकैबुलरी पढ़ते हैं, तब जाकर हमको इंग्लिश आ पाती है। तो एक पुस्तक आधार है, इसमें पुस्तक भी पढ़नी पड़ती है, मगर मातृभाषा में कोई पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। व्याकरण भी इसमें पढ़ना पड़ता है, जैसे बताया मैंने अभी। मातृभाषा प्रथम भाषा का सहारा, और इसमें मातृभाषा का सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमको वो भाषा नहीं आ रही शुरू में, तो जो भाषा जानते हैं या फिर मातृभाषा बोले तो उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उस भाषा को सीखते हैं। ठीक है। सुनना बोलना आधारभूत कौशल है, तो इसमें क्या है, इसमें सुनना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, आधारभूत कौशल है, ठीक है। तो सुनना बोलना आधारभूत कौशल है, किसमें? अधिगम में। अब अर्जन तो पढ़ लिए, फिर से आ गया अनौपचारिक है, ये अचेतन है, अर्जित शक्ति होती है इसमें। अधिगम में क्या है? सचेतन है, प्रयासपूर्ण है और गहन चिंतन है। ये ध्यान दीजिए क्या क्या होता है इसमें। अधिगम के 3 क्षेत्र हैं। अधिगम आ गया। अब अधिगम के कितने क्षेत्र हैं? 3 क्षेत्र हैं। संज्ञानात्मक, ठीक है, यहाँ पर संज्ञानात्मक ही दिया है, परंतु अधिगम के 3 हैं, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक, ठीक है। उनको भी तुम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। व्यवहारात्मक, रचनात्मक, ठीक है, 3 हो गए। फिर आगे पठन के प्रकार हमने कल भी देखे थे संस्कृत में, इसमें थोड़ा सा पढ़ते हुए बस चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे हम, क्योंकि कल हम इसको देख चुके हैं। उस वीडियो को देख लेना और इसको भी देख लेना, दोनों को, ताकि तुम देख पाओगे, ज़्यादा टाइम के नहीं होगा तो दोनों देख पाओगे। इसलिए पठन के प्रकार, सस्वर वाचन, तो पठन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन मुख वाचन, बोल कर पढ़ना, ये सस्वर वाचन का मतलब है मुख वाचन करना, बोल कर पढ़ना इत्यादि। आदर्श वाचन
अनुकरण वाचन, इसमें सब होता है, सस्वरवाचन में ये सब होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श वाचन होता है, ठीक है, अनुकरण वाचन होता है, ठीक है, वैयक्तिक वाचन होता है, सामूहिक वाचन, समावेत वाचन। तो देखिए सस्वर वाचन जो होता है उसको मुख्य वाचन बोलकर पढ़ना इत्यादि कहते हैं। इसमें ये भी दो प्रकार का है, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो इसमें सस्वर वाचन में आदर्श वाचन अध्यापक करता है, फिर अनुकरण वाचन जो है बच्चे करते हैं। अनुकरण वाचन भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, वैयक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। इसको समवेत वाचन भी कहते हैं, ठीक है, सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहते हैं। तो अनुकरण वाचन में दो प्रकार क्यों हैं? क्योंकि वैयक्तिक वाचन यदि छात्र पढ़ेगा तो एक बच्चे से बोल सकता है वैयक्तिक रूप से बोलने के लिए, या फिर सभी बच्चों को बोल सकता है, इसलिए। तो सस्वर वाचन को दो भागों में बांटा, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण को दो भागों, वैयक्तिक और सामूहिक वाचन, समवेत। अब आता है मौन वाचन। दो प्रकार के वाचन हैं, सस्वर और मौन। तो अब मौन वाचन जो है वो गहन पठन, द्रुत वाचन इत्यादि बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटते हैं मौन वाचन को, गहन पठन और द्रुत वाचन। गहन पठन में हम बहुत डीपली पढ़ेंगे अर्थ समझ समझ के, और द्रुत वाचन में हम अर्थ नहीं समझेंगे, सिर्फ ऐसे पढ़ेंगे बिना अर्थ समझे। तो दो प्रकार का है मौन वाचन भी, ठीक है। अब पठन की विधि बोलें तो विधियाँ कौन कौन सी हैं पठन की? वर्ण विधि, वर्ण को पढ़ना, शब्द विधि, शब्द पढ़ना, वाक्य विधि, वाक्यों को पढ़ना, कविता विधि, कविता, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो पठन की विधियां हैं वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, कविता विधि, अनुकरण विधि, ध्वनि साम्य विधि, ठीक है। अब लेखन कौशल देखते हैं। लेखन के प्रकार देखें तो लेखन के प्रकार सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, प्रतिलेख, चार प्रकार के, ठीक है। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख, प्रतिलेख, ये मैंने कल भी बता दिया था, इसलिए मैं रिवीजन कर रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। अन्य मुख्य बिंदु, क्योंकि हिंदी संस्कृत पैडागोजी दोनों सेम है, इसलिए सेम मटेरियल आ रहा है, जो नया होगा वो मैं डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। अन्य मुख्य बिंदु देखें तो आंगिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल, पेशीय कौशल, ठीक है। तो आंगिक कौशल क्या है? फाइन मोटर स्किल और पेशीय कौशल। तो आंगिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल ये अलग है, ये हमने सीडीपी में पढ़ा था। फाइन मोटर स्किल जो होती है वो हम लिखने को बोल सकते हैं, सुई में धागा डालने को बोल सकते हैं, जिसमें छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। पेशीय कौशल, जो पेशीय कौशल होता है वो बड़ी, इसको बोलते हैं ग्रोस मोटर स्किल, इसमें बड़ी पेशियों का विकास होता है। लेखन की विधि क्या है लेखन कौशल की? तो जेकाटोड विधि, मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा, अनुकरण, पिस्टोलॉजी विधि, वेनेटका विधि, ये सारी विधियां लेखन कौशल की विधियां हैं, तो इनको जरूर ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। पठन कौशल और भाषा अर्जन। तो पठन कौशल और भाषा अर्जन के बारे में देखते हैं। तो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, उसमें ही सब पढ़ लिए जो इसमें है, ठीक है। स्कैनिंग, सरसरी तौर पर पढ़ना। तो स्कैनिंग जो है सरसरी तौर पर पढ़ना, एक तरह से रिवीजन करना होता है, दोहराना होता है, या फिर अखबार को पढ़ना होता है ना। जो उस वीडियो को देख लिया होगा ना, सच में उसको बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा और तुमको दिमाग में भी आ रहा होगा, क्योंकि इसमें इस वीडियो को सिर्फ देखने से तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला, उसको देख लोगे फिर इसको देखोगे, बहुत लाभ होगा तुम्हारा, ठीक है। तो स्कैनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्कैनिंग आता है तो सरसरी तौर पर पढ़ना, मतलब हमको रिवीजन के तौर पर पढ़ना है, दोहराना है, या अखबार को जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। पूरा तो नहीं पढ़ते हैं ना, एक एक शब्द डिटेल्स में, हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं फास्टली, जो जो चीज़ें हैं काम की वो हम प्राप्त कर लेते हैं। किसी सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ना ताकि मुख्य विचार यानी कि मिल सके हमको, उसमें जो मुख्य विचार हो वो मिल सके, तो सरसरी तौर पर जल्दी जल्दी पढ़ना। अब स्कैनिंग आते हैं, बारीकी से पढ़ना। स्कैनिंग को बारीकी से क्रम से पढ़ना होता है, परंतु सब कुछ हमको नहीं चाहिए, उसमें एक चीज़ को ढूंढने के लिए हमको क्रम से देखना पड़ता है कि कोई भी चीज़ छू जाएगी शायद उसी में, तो वो जो चीज़ ढूंढ रहे हैं वो तो नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ता है, बारीकी से पढ़ना पड़ता है उसको, ठीक है। तो किसी चीज़ को बारीकी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है, ठीक है। विशिष्ट जानकारी को तेज़ी से ढूंढने की तकनीक है, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम मोबाइल में यदि किसी का नंबर ढूंढना है, मान लो किसी एक व्यक्ति के, तो पूरे नंबर को देखेंगे ज़रूर, बारीकी से देखेंगे, ठीक है, एक एक को चेक करेंगे, ठीक है, पूरा जल्दी करेंगे, मगर परंतु जब तक हमको एक नंबर नहीं मिलेगा, मगर चाहिए हमको एक ही नंबर, परंतु उसके लिए हमको क्रम से सब चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वही ये बारीकी से देखना, स्कैनिंग करना, पूरे को स्कैन कर लेना, ठीक है, एक तरह से।
वांछित जानकारी या विशिष्ट तथ्य सूचना निकालना होता है जो चाहिए हमको। उदाहरण के तौर पर फ़ोन बुक में मोबाइल नंबर ढूँढना या अखबार में कोई ख़ास खबर खोजना, जैसे जॉब इत्यादि संबंधित, ठीक है। फिर है व्यापक विस्तृत पठन। तो विस्तृत पठन किस लिए करते हैं? आनंद के लिए करते हैं, सामान्य समझ के लिए बड़े स्तर पर पढ़ना होता है इसको। उपन्यास, नाटक इत्यादि कहानी पढ़ना, ये विस्तृत व्यापक पठन हो गया। आनंद के लिए पढ़ना होता है, इसमें कोई व्याकरण, कोई शब्द इत्यादि नहीं देखना होता है, जल्दी जल्दी हम पढ़ते हैं बस आनंद के लिए। गहन पठन बोले तो गहराई से समझ और विश्लेषण के लिए पढ़ना होता है, एनालिसिस करके गहन पठन। तो गहन पठन हम बोले तो हमारी जो पढ़ाई करते हैं, हम सिलेबस, पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वो सब गहन पठन में आएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए पढ़ते हैं वो सब चीज़ें। विश्लेषण पठन होता है, इसमें बहुत सारी सामग्री को भी इकट्ठा करके रखते हैं ताकि हम अच्छे से नंबर ला पाएँ, पढ़ पाएँ। भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण में ट्रांस लैंग्वेजिंग है, भाषांतरण। भाषांतरण क्या है? एक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, ये एक शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अलग अलग भाषाओं के बीच एक लचीला प्रवाह होता है। अलग अलग भाषाओं के बीच एक लचीला प्रवाह होता है, मतलब एक भाषा से सीखा दूसरी भाषा में तुम बोल रहे हो या सिखा रहे हो, वो सब चीज़ हमने पढ़ लिया था पहले, वही है सब, ठीक है। नोम चोम्स्की, एक कौन है ये? मनोवैज्ञानिक हैं। उनका सिद्धांत है कि भाषा सीखना एक जैविक एवं मानसिक प्रक्रिया है। जैविक एवं मानसिक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन करके सीखी जाती है, ठीक है। तो उनका क्या है कि ये एक जैविक प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है और एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। भाषा जो है मन मतलब बुद्धि में मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। तो भाई भाषा जो मानसिक प्रक्रिया ही है, क्योंकि हम हमारे मस्तिष्क में ही सीखी जाती है, मस्तिष्क में ही हमारा ज्ञान इकट्ठा होता है। इन्होंने दो मुख्य अवधारणाएं भी दी हैं। उन्होंने क्या मुख्य अवधारणा दी? ठीक है, इन्होंने पता है क्या, नोम चॉम्स्की एक चीज़ और कही है कि भाषा जो है जन्मजात बच्चे के मस्तिष्क में रहती है। सभी लोगों के हर एक भाषा, हर एक मनुष्य की जन्मजात क्षमता होती है भाषा की, सीख सकता है। उसकी क्षमता, हर एक भाषा को सीखने की क्षमता हर एक इंसान को जन्मजात होती है, परंतु बस उसको एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास, तो वो सीख जाता है। वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी भाषा कोई भी व्यक्ति सीख सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता है, बस उसके लिए अभ्यास करना होता है। इन्होंने दो मुख्य अवधारणाएं दी हैं, क्या? एलएडी और यूजी। एलएडी का मतलब है लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस, यानी भाषा अर्जन यंत्र, इसको बोलते हैं भाषा अर्जन यंत्र। तो उन्होंने कहा कि हमारे मस्तिष्क में एक एलएडी नामक यंत्र है, यानी लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस है हमारे मस्तिष्क में, उसकी वजह से हम भाषा को अर्जन कर पाते हैं, ठीक है। यूजी यानी यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण। तो वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर हर एक इंसान को बोल रहे हैं सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर जो व्याकरण है वो सार्वभौमिक के सभी भाषाओं में एक जैसी होती है, ऐसे बोलते हैं। भाषा प्रयुक्ति, लैंग्वेज रजिस्टर, इसको भी हम पढ़ लिए थे, फिर भी देखते हैं। कैसी भाषा बोलनी या लिखनी चाहिए, तो ये भाषा के ऊपर है, किस जगह पर कैसी भाषा बोलना है, किसके सामने किसके साथ कैसी भाषा बोलना है, किस जगह पर बोलना है। तो एक ही भाषा को अलग अलग तरीके से बोलने को ही रजिस्टर कहते हैं, लैंग्वेज रजिस्टर। भिन्न भिन्न विषयगत, भूमिकागत, संदर्भगत भाषा के प्रयोग भिन्नता होती है, इसे लैंग्वेज रजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं अधोमुखी और अधोगामी, शीर्षपाद, शीर्षतलगामी, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच, इसके अलग अलग नाम है, अधोमुखी, अधोगामी, शीर्षपाद, शीर्षतलगामी। सबके अर्थ मैं बता चुका हूँ पहले, इसलिए मैं सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कठिनता से सरलता के प्रति, तो कठिन से सरल की ओर जाना, इसमें ही होता है। टॉप डाउन, टॉप मतलब टॉप से नीचे आना है, तो मतलब अनुच्छेद से नीचे आना है ना हमको, तो इसलिए हमको कठिन से सरल की ओर, कल भी बताया था ना मैंने, डाउन अप में बताया था सरल से कठिन की ओर, परंतु टॉप डाउन में कठिन से सरल की ओर जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है ये हाई लेवल वाले, उच्च लेवल वालों के लिए होता है, ठीक है। ये भी बताया था मैंने। तो क्रम इसका क्या है, पहले अनुच्छेद, फिर वाक्य, फिर पद, फिर शब्द, फिर वर्ण, फिर ध्वनि, इस प्रकार से ये टॉप डाउन चलता है, ठीक है। तो पहले अनुच्छेद को, फिर वाक्य, फिर पद, फिर शब्द, फिर वर्ण, इस तरह से पढ़ाया जाता है। पहले अनुच्छेद पढ़ाएंगे, फिर वाक्य, फिर शब्द, फिर पद, वही पद, फिर शब्द, फिर वर्ण, फिर ध्वनि, तो इस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो ये है टॉप डाउन, ठीक है। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वमुखी, शीर्षगामी, इसको बॉटम अप बोलते हैं, बॉटम अप, ठीक है। तो ये जो है
बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है ये। तो इस सरलता से कठिनता के प्रति सरल से कठिन की ओर जाता है और इसका क्रम है ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद। तो इस प्रकार से चलता है। इसमें ध्वनि पहले, फिर वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, फिर अनुच्छेद आता है। ठीक है, अब रचनावाद के बारे में देखते हैं। करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में। तो रचनावाद क्या कहता है कि करके सीखने पर बल देता है रचनावाद कि सीखो, करो, फिर सीखो, फिर करो। संवादात्मक, संवादात्मक क्या है? अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, संवादात्मक दक्षता। तो संवादात्मक में दो चीज़ें हमने पढ़ी थी संस्कृत पेडागोजी में, बिक्स और कैल्प। तो यहाँ पे जो बिक्स है वो अंतः वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल है। ठीक है, संवादात्मक दक्षता है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है बिक्स? बिक्स जो होती है मतलब बेसिक लैंग्वेज होती है एक तरह से, जो हम बोलचाल में बोलते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर बोलते हैं घर में, समाज में, कहीं भी। ठीक है, तो जो स्वाभाविक रूप से बोलते हैं वो हमारे बिक्स भाषा होती है। जो कैल्प होती है वो कार्यालय इत्यादि में बोलना, मतलब वो स्वाभाविक नहीं होती, हम दिखाते हैं, एक तरह से बना करके बोलते हैं। जैसे इंटरव्यू में बोलना, वो हमसे वह भी भाषा नहीं है, हम उसको एक तरह से नियम की तरह से, नियम इत्यादि के तौर पर हम उसको बोलते हैं। टीचर के सामने सभ्य होकर के बोलते हैं। तो सभ्य भाषा इत्यादि को कैल्प में जोड़ेंगे और वो अमूर्त होती है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसा नहीं दिखा रहे हैं अपने आप को, अमूर्त है, परंतु मूर्त होती है बिक्स भाषा। ठीक है, तो जो 2 साल का समय विकसित करने में समाज में अनौपचारिक रूप से, तो समाज में अनौपचारिक रूप से, इसको अनौपचारिक भाषा भी बोलेंगे बिक्स को। ठीक है, ज्ञानात्मक शैक्षिक भाषा, निपुणता, अकादमिक भाषा बोलते हैं इसको, शैक्षिक भाषा बोलते हैं। और अकादमिक भाषा है ये, औपचारिक भाषा है ये, स्कूल कॉलेज के विषयों में होती है ये। ठीक है, तो इसको हम देख लिए थे और अभी भी रिवीजन हो गया तुम्हारा। कोड अंतरण, कोड अंतरण, कोड परिवर्तन, तो ये थोड़ा नया है और इसको देख लो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था उसमें, इसमें बताता हूँ। कोड स्विचिंग, ठीक है, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग। तो कोड अंतरण, कोड परिवर्तन। तो कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग। तो यहाँ पे स्विचिंग दिया है, मिक्सिंग नहीं दिया है। तो स्विच करना और मिक्सिंग करना, वो दोनों ही सीखेंगे यहाँ पर। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना कोड स्विचिंग है। ठीक है, कोड स्विचिंग मतलब कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं और इंग्लिश बोलने लग जाएं, जैसे तू जा मार्केट, तो तू जा हिंदी है, फिर मार्केट इंग्लिश है। तो ये कोड स्विचिंग है। और कोड मिक्सिंग क्या है? कोड मिक्सिंग क्या है ना, मिक्सिंग क्या है? कोड मिक्सिंग क्या है कि तुम पहले हिंदी बोल रहे, तू जा मार्केट, नहीं तो देर हो जाएगी, है ना, देर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले तुमने हिंदी बोला, फिर इंग्लिश बोला, फिर हिंदी बोला, मिक्सिंग। तो कोड मिक्सिंग है ये। तुमने हिंदी, इंग्लिश, फिर हिंदी बोला, तो ये मिक्स कर दिया तुमने भाषा को, तो कोड मिक्सिंग है। तो कोड स्विचिंग और मिक्सिंग समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, यहाँ पे कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग भी दिया हुआ है, देख लो। एक भाषा से दूसरी, फिर वापस उसी भाषा में आ जाना। उदाहरण के लिए तू मार्केट जा, तो यहाँ पर देखो तू हिंदी है, फिर मार्केट इंग्लिश है, फिर हिंदी है। तो एक भाषा से दूसरी भाषा में जाकर के फिर उसी भाषा में आ जाना कोड मिक्सिंग होता है। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, तो प्रक्रियात्मक ज्ञान देखते हैं। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? 2 प्रकार का है ज्ञान, एक प्रक्रियात्मक है और एक घोषणात्मक है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ध्यान दो कि प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है और घोषणात्मक ज्ञान क्या है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान जो होता है वो कौशलात्मक ज्ञान होता है। ठीक है, वो कौशल आधारित होता है, प्रयोगात्मक होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें कार्यात्मक ज्ञान होता है, कैसे, ठीक है, समझ, साइकिल चलाने का उदाहरण, तो जैसे हम साइकिल चलाना है वो सब। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है ना वो प्रयोग आधारित है, और ये कौशलात्मक ज्ञान है, ठीक है, कार्यात्मक ज्ञान है। इसमें कैसे प्रश्न इसमें करना होता है, कैसे कैसे प्रश्न करेंगे। जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा तो हम पूछेंगे कैसे, तो कैसे शब्द आएगा तो प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रश्न में यदि तुम्हारे को कैसे मिल रहा है ना, कैसे, हाउ यदि मिल रहा है तो वो प्रक्रियात्मक ज्ञान है। समझ, ठीक है,
और साइकिल चलाने का उदाहरण दे सकते हैं। फिर घोषणात्मक ज्ञान जो ये सैद्धांतिक ज्ञान होता है, ठीक है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है, वर्णनात्मक ज्ञान होता है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये सैद्धांतिक ज्ञान होता है, वर्णनात्मक ज्ञान होता है, प्रस्तावात्मक ज्ञान होता है, तथ्यात्मक ज्ञान होता है। तो इसमें ये तथ्यात्मक ज्ञान होते हैं, प्रस्तावात्मक होते हैं, वर्णनात्मक होते हैं, सैद्धांतिक होते हैं। तो इस प्रकार का यदि ज्ञान देखने को मिल रहा है, यदि प्रश्न में दिया हुआ है, तो उसको तुम घोषणात्मक ज्ञान बोलोगे, उसको तुम क्या प्रक्रियात्मक नहीं बोलोगे। तो प्रक्रियात्मक प्रयोगात्मक हो गया, घोषणात्मक जो हो गया वो सैद्धांतिक हो गया, ठीक है, तथ्यात्मक ज्ञान हो गया, ठीक है। अब आओ रचनावाद। तो करके सीखने पर बल, लर्निंग बाय डूइंग, पहले भी देख लिए वही है। फिर संवादात्मक दक्षता, विक्ष, पहले देख लिए वही है, फिर से आ गया, ठीक है, वही रिपीट हो गया। कोड अंतरण और कोड मिश्रण, सब वही कोड मिश्रण दोबारा से देख रहे हो, दोबारा से वो रिपीट हो गया। अब ज्ञान के प्रकार देखते हैं। ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान वापस से आ गया, कौशलात्मक ज्ञान, कार्यात्मक ज्ञान, कैसे, हाउ प्रश्न करना होता है इसमें। साइकिल चलाने का उदाहरण, तो ये क्या है, समझ आधारित होता है ये, तो प्रैक्टिकल इत्यादि जैसा बोल सकते हैं इसको, हम पहले देख लिए अभी। घोषणात्मक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, वर्णनात्मक, प्रस्तावात्मक, तथ्यात्मक, ये देख लिए। अब मुक्त लेखन, फ्री राइटिंग, मुक्त लेखन, अनुच्छेद लेखन। लेखन कितने प्रकार के होते हैं वो है यहाँ पर, लाइन से इतने सारे लिखे हुए, इनको याद रख लो। कितने प्रकार के लेखन होते हैं, मुक्त लेखन होता है, फ्री राइटिंग होती है, अनुच्छेद लेखन होता है, पैराग्राफ राइटिंग होती है, नियंत्रण लेखन होता है, कंट्रोल्ड राइटिंग होती है, निर्देशन होता है, गाइड राइटिंग होती है, जिक्सॉ श्रुतलेख होता है, जिक्सॉ डिक्शन डिटेक्शन सहयोगात्मक गतिविधि होती है। तो इतने प्रकार की ये राइटिंग है, ठीक है। फिर आधा, आधा मेरे पास, आधा तुम्हारे पास, मिलकर पूरा करें, ठीक है। तो ये जिक्सो है, जिक्सो श्रुतलेख है ये, जो जिक्सो श्रुतलेख यानी सहयोगात्मक गतिविधि होती है इसमें, जिक्सो श्रुतलेख में। जैसे मान लीजिए कि 2 कार्ड है, आधा कार्ड किसी एक के पास है, आधा कार्ड किसी एक के पास है, तो आधा मेरे पास है, आधा तुम्हारे पास है, मिलकर पूरा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कार्ड है, आधा ये हो गया तुम्हारे पास, आधा किसी और के पास है, तो ये पूरा जोड़ दिए, तो देखो पूरा बन गया है कार्ड। तो ये 4 कोण का लग रहा है ना। तो ऐसे करके जिक्सो होता है, उसमें किसी के फ़ोटो होगा, तो आधा चित्र उसके पास, आधा उसके पास, मिला देंगे तो एक फ़ोटो बन जाएगा, तो वो जिक्सो श्रुतलेख बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये विवरणात्मक लेखन, विवरणात्मक लेखन क्या है, विवरणात्मक लेखन, उसमें विवरण दिया होता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, डिस्क्राइब करना पड़ता है उसके बारे में, किसी घटना के बारे में। तो विवरणात्मक, किसी घटना के बारे में विवरण देना, तो वो विवरणात्मक लेखन होता है। तो उसमें जैसे कि भोजन खाने के बाद उसके स्वाद का वर्णन करना, आपने भोजन खाया, भोजन कितना अच्छा स्वाद था, वाह मज़ा आ गया, उसका वर्णन कर रहे हो, किसी घटना का, किसी चीज़ का वर्णन करना, विवरणात्मक लेखन हो गया तुम्हारा, मतलब विवरण देना, विवरण, किसी चीज़ के बारे में विवरण देना, ठीक है। तो वो विवरण देना, ठीक है। जैसे मान लो विवरण दे रहे हो, मान लो कोई चीज़ तुमने बनाई, अब उसका विवरण दे रहे हो कि वो कैसी अच्छी, कैसी ख़राब है। किसी अजीब पशु का वर्णन करना, कोई अजीब पशु है तुम बेचना चाह रहे हो, उसके बाद में विवरण दे रहे हो कि भाई ये पशु बहुत अच्छा है, मारता नहीं है, दूध दे रहा है, बहुत अच्छा है, इसको ले लो। तो विवरण देना मतलब वही है, ठीक है। अब वृत्तांतात्मक लेखन क्या है, तो वृत्तांतात्मक में कोई घटना होती है, उसमें विवरण नहीं होता, उसमें घटना का वृत्तांत देते हैं, वास्तविक घटनाएं होती हैं। वृत्तांतात्मक में वास्तविक घटनाओं के बारे में वर्णन करना होता है, वृत्तांत देना होता है, ठीक है। और विवरणात्मक में किसी चीज़ के बारे में विवरण करना होता है, और इसमें वास्तविक घटना के बारे में वृत्तांत बताना होता है। कहानी, पाठ के रचनात्मक लेखन, कहानी या फिर पाठ के रचनात्मक लेखन इत्यादि, ठीक है। फिर क्षैतिज संप्रेषण, एक नज़र में, क्षैतिज संप्रेषण एक नज़र में। तो क्षैतिज संप्रेषण क्या है, एक नज़र में, समान स्तर पर चर्चा होती है इसमें, ठीक है। तो ये क्षैतिज संप्रेषण होता है, इसमें एक नज़र में सभी चीज़ के बारे में देखना होता है, समान स्तर पर चर्चा होती है इसमें। लंबवत संप्रेषण, लंबवत संप्रेषण जो है ये आसमान स्तर पर वार्ता, अध्यापक छात्र। तो देखो क्षैतिज संप्रेषण और लंबवत संप्रेषण क्या है
ये थोड़ा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, क्षैतिज संप्रेषण जो होता है वो हम समान लोग से बात करते हैं। जैसे हम हमारे एक फ्रेंड है, ये फ्रेंड हो गया, ठीक है, ये फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड है, ठीक है, ये भी फ्रेंड है। तो हम दोनों के बीच में क्षैतिज संप्रेषण होगा। क्षैतिज मतलब एक नज़र में, मतलब समान स्तर पर चर्चा होगी, ठीक है, समान स्तर पर चर्चा होगी। परंतु यदि वही हम अध्यापक से बात कर रहे हैं तो वो असमान स्तर पर वार्ता होगी, समान स्तर पर नहीं होगी, असमान स्तर पर होगी, क्योंकि वो अध्यापक है, इसलिए लंबवत संप्रेषण होगा, मतलब उससे हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, लहजे में। तो इसलिए यदि हम अध्यापक से किसी और से बात कर रहे हैं, हम अपने समान से नहीं कर रहे हैं, तो वो लंबवत संप्रेषण हो गया। यदि हम समान वाले से कर रहे हैं तो क्षैतिज संप्रेषण होगा, ठीक है। अब सहपाठी शिक्षण, सहपाठी शिक्षण मतलब पीर टीचिंग वर्सेस समूह शिक्षण, ग्रुप टीचिंग। तो सहपाठी शिक्षण क्या है, समूह शिक्षण क्या है? तो सहपाठी शिक्षण जो होता है, हम अपने पीर, अपने फ्रेंड के साथ में जो अपने फ्रेंड को पढ़ाते हैं वो हमको पढ़ाता है, ठीक है, तो वो पीर टीचिंग हो गया कि सहपाठी के साथ में पढ़ना होता है, तो वो हमको पढ़ाएगा, हम उसको पढ़ाएंगे और आपस में हम समझेंगे विषय को। परंतु समूह शिक्षण क्या है, ग्रुप टीचिंग क्या है? तो ग्रुप टीचिंग क्या है कि एक ग्रुप में बैठ जाएंगे और एक बंदा बोलेगा, सब लोग सुनेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके वो टीचिंग हो गई। सहपाठी आकलन, पीर असेसमेंट। सहपाठी आकलन क्या है कि तुम्हारा जो दोस्त है, फ्रेंड है, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला है, वो तुम्हारा असेसमेंट करेगा। कोई चीज़ तुमको टीचर ने दिया पढ़ने के लिए, तो वो तुमने याद कर लिया, तो अब वो तुमसे सुनेगा कि याद है कि नहीं, तो उसको सुनाओगे, नहीं है याद तो फिर वो तुमको बताएगा कैसे याद करना है, और फिर तुम याद करोगे और तुमको बताएगा कि तुम फिर से याद करो, तो वो तुम्हारा पीर असेसमेंट करेगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब छात्र शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों का संग्रह फाइल। तो पोर्टफोलियो एक फाइल है, उसमें छात्र के सारे शैक्षिक जो और सह शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उन सब का संग्रह होता है उसमें, ठीक है। छात्र की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों का संग्रह होता है उसमें। उसने शैक्षिक पूरे वर्ष में क्या क्या किया है, किस कंपटीशन में भाग लिया है, ठीक है, क्या क्या पुरस्कार जीते हैं, कितने नंबर लाया है वार्षिक में, अर्धवार्षिक में, वो सब चीज़ें, सर्टिफिकेट इत्यादि सब लगाए जाते हैं। और वो एक असेसमेंट का टूल है पोर्टफोलियो, और वो होता है, ठीक है। उससे बच्चे के ग्रोथ के बारे में पता चलता है, साल में कितना सीखा है, कितना प्रोग्रेस किया है। अब आते हैं रूब्रिक। रूब्रिक क्या है, एक विश्लेषणात्मक है, एक ये भी एक टूल है असेसमेंट करने का। रूब्रिक ये विश्लेषणात्मक होता है, बच्चे के बाद में विश्लेषण करते हैं। तो कोई चीज़ यदि बच्चे में जानना होता है, यदि ठीक है, वो विकसित करना होता है, तो उसके एक एक पॉइंट बनाते हैं और उसके अनुसार उसको क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि किस चीज़ में बच्चा सही, किस में सही नहीं है। समग्र होलिस्टिक रूब्रिक, तो रूब्रिक जो है समग्र होलिस्टिक रूब्रिक होता है, तो उसको समग्र रूप से देखना होता है, ठीक है। तो वो होलिस्टिक हो गई, मतलब समग्र रूप से देखना, होलिस्टिक हो गई। और विश्लेषणात्मक, दो प्रकार की रूब्रिक है, एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस करके, और एक समग्र होलिस्टिक रूब्रिक होती है, संपूर्ण रूप से देखना होता है, ठीक है उसमें। तो मापदंड, इसमें मापदंड होते हैं, ठीक है, कि क्या क्या देखना है, ठीक है, और क्या देखना है और कितना देखना है, ठीक है। अंतराल, उसमें समय भी होता है, अंतराल कितने अंतराल में कितना क्या उसमें मापना है इत्यादि, ठीक है। तो नंबर और अंक, जैसे कि इसमें उदाहरण के लिए नंबर अंक दे करके देखते हैं। गायन के लिए 5 नंबर, यति के लिए 5, गति के लिए 6, लय के लिए 2, उच्चारण के लिए 3, ठीक है। तो ऐसे करके हमने एक कंपटीशन रखा। कंपटीशन में गाने के लिए, वो गा रहा है, उसको स्वर है अच्छा, 5 नंबर, यति गति लय इन सब के लिए 5, 6, 2, उच्चारण के लिए 3। तो कितना हो गया देखो, 10, 8 और 3, 11, टोटल 21। तो 20 मीन्स 1 में से कितने ला रहा है और किस में कितने कितने नंबर ला रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ रूब्रिक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो दो प्रकार का है, विश्लेषण एनालिसिस और होलिस्टिक, यानी कि विश्लेषणात्मक और समग्र रूब्रिक, दो प्रकार का, इनको याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखिए, मेटाकॉग्निटिव, सोचने के बारे में सोचना, वेरी इम्पोर्टेंट, सच में बहुत अच्छा चीज़ है। यदि तुमको प्रश्न आ जाए मेटाकॉग्निटिव से, तो मेटाकॉग्निटिव जो है वो चिंतन पर चिंतन करना, सोचने के बारे में सोचना,
सोचने के बारे में सोचना क्या कहलाता है? मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग। यदि पूछ ले मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग क्या है, या फिर इसका मतलब ऐसा प्रश्न आ जाए मतलब सिचुएशन के हिसाब से कि एक बच्चा है, उसने सोचा कि कल मैं फुटबॉल खेलूँगा, कल मैं फुटबॉल खेलूँगा उसने सोचा, और अब वो सोच रहा है कि कल मैं फुटबॉल खेलूँगा, पर कैसे खेलूँगा? उसी सोचा, फिर से उसी के बारे में सोच रहा है, तो ये मेटाकॉग्निटिव थिंकिंग है। ठीक है। थीम आधारित शब्दावली। थीम आधारित शब्दावली क्या है कि एक शब्द है जैसे परिवार। अब परिवार के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे एक स्कूल समझ लो, तो स्कूल एक थीम आधारित शब्दावली है। थीम आधारित, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे स्कूल है, स्कूल के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है? बेंच आते हैं, क्लासरूम आता है, अध्यापक आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे आते हैं, है ना, श्याम पट्ट आता है। तो थीम आधारित जैसे परिवार हो गया, ये भी थीम आधारित। परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बता सकते हैं। वसीयत, ठीक है, शब्द जाल, बहुत सारे शब्दों का जाल, वो सब, जैसे पुस्तक, ठीक है, चौक, स्कूल, पेंसिल, अध्यापक, छात्र, बोर्ड, ये सब चीज़ें आ जाएंगे ना स्कूल में। तो ये एक स्कूल है, जैसे भाई मैंने बताया ये एक स्कूल है। अब स्कूल एक क्या है? ये थीम आधारित है। तो स्कूल में क्या, पुस्तक भी आएगी, चौक भी आएगा, पेंसिल भी आएगी, चौक भी, और अध्यापक भी, छात्र भी, बोर्ड एग्जाम भी। तो ये सभी चीज़ें आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी? तो ये क्या है? थीम आधारित शब्दावली है। फलों के नाम, तो फलों के नाम बोले तो थीम आधारित है। थीम आधारित है कि नहीं? फलों के नाम बोल दिया मान लो, तो ये थीम आधारित है। बहुत सारे फल के नाम है, अलग अलग फल के नाम है। फल बोलने से अनेक फल है, कि कोई एक फल तो थोड़ी ना, बहुत सारे अनेक नाम के फल हैं। तो फल जो एक थीम आधारित है, मतलब एक शब्द बोलने से उसमें बहुत सारे शब्द आ जाएं, शब्द जाल बन जाए। तो फलों के नाम बोलने से बहुत सारे फलों के नाम आ जाएंगे, पशुओं के नाम बोलने से बहुत सारे पशुओं के नाम आ जाएंगे, शारीरिक अंगों के नाम बोलने से बहुत सारे शरीर के अंग आ जाएंगे। तो ये सब थीम आधारित शब्दावली है। ठीक है। प्रमाणिक सामग्री। प्रमाणिक सामग्री, तो प्रमाणिक सामग्री क्या होती है? प्रमाणिक सामग्री, जो एक टीचर पढ़ाता है ना, तो उसके लिए एक प्रमाणिक सामग्री क्या हो सकता है? तो समाचार पत्र, अखबार, उसकी कटिंग ले लो, ठीक है, करवा की कविता, ठीक है, तो कविता, मैगजीन, रसोई घर का पर्चा, आयरन बुक, ये सभी प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल है। यदि प्रमाणिक सामग्री बोले कि क्या है, तो समाचार पत्र, कविता, मैगजीन, रसोई घर का पर्चा, आयरन बुक वास्तविक तथा प्राकृतिक निर्मित होते हैं। तो ये सभी वास्तविक हैं तथा प्राकृतिक निर्मित है। तो इसीलिए ये क्या है? प्रमाणिक सामग्री। यदि प्रमाणिक सामग्री में पूछ ले क्या है, तो समाचार पत्र, कविता, मैगजीन, रसोई घर का पर्चा, आयरन बुक, ये सभी क्या है? प्रमाणिक सामग्री है। ठीक है। अब ऋणात्मक द्विभाषावाद। तो ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या है? ये भी नया है, ये भी देख लो, मैंने संस्कृत में नहीं बताया इसीलिए। तो ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या है? हिंदी से अंग्रेजी ज़्यादा जानना यदि पहले हिंदी आती हो। तो ऋणात्मक क्या है कि तुम मान लो कि पहले हिंदी जानते हो, तुम मान लो कि पहले हिंदी भाषा जानते हो, बोलते हो, परंतु कुछ समय में क्या हो, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लग गए, अब तुम इंग्लिश भूलने लग गए, और हिंदी भूलने लग गई, और इंग्लिश इतनी आ गई, फर्राटेदार बोल रहे हो, ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, परंतु हिंदी भूल रहे हो, तो भाई तुम हिंदी के ऋणी हो गए ना। तुमने हिंदी पहले सीखा, बहुत अच्छे से आती थी, अब इंग्लिश सीख गए, तो इंग्लिश तुमको ज़्यादा आने लग गई, इसलिए तुम हिंदी के ऋणी हो गए। इंग्लिश जो है वो हिंदी की ऋणी भाषा हो गई। तो ऋणात्मक द्विभाषावाद में यदि बोलें कि ऋणात्मक द्विभाषावाद क्या है, तो एक भाषा जब हमको बहुत आती है और दूसरी भाषा सीखने लग जाए, और वो भाषा कमज़ोर पड़ जाए और जो सीख रहे हैं वो ज़्यादा आ जाए, तो जो ज़्यादा सीख गए उस भाषा की, जो पहले ज़्यादा जानते तो उस भाषा की ऋणी हो जाएगी। जैसे हिंदी पहले ज़्यादा जानता था परंतु इंग्लिश ज़्यादा सीख गया, उस भाषा, वो भाषा कम हो गई, तो इंग्लिश उसकी ऋणी हो गई। ठीक है। तो हिंदी की ऋणात्मक भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। अब भाषा के रूप देखें तो भाषा के रूप मौखिक, लिखित, सांकेतिक, 3 रूप हैं भाषा के। ठीक है। इसको संपर्क भाषा भी बोल सकते हैं, लिखित भाषा, क्योंकि हम लिख करके संपर्क भी करते हैं, मैसेज, ईमेल इत्यादि। तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिपि, भाषा की विशेषताएं। लिपि बोले तो लिपि भी हमने देख लिया है, ठीक है, देवनागरी लिपि इत्यादि, ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई देवनागरी की, वगैरह वगैरह, लिपि के बारे में जान लिए। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषता भी देख चुके हैं हम। भाषा स्वतंत्र होती है, ठीक है,
पहले देख चुके हैं ना, इसलिए हम रिवीजन के तौर पे करेंगे। भाषा एक स्वतंत्र होती है, ठीक है, व्यवस्थित होती है, ठीक है, नियमबद्ध होती है, परिवर्तनशील होती है, इसका परिवर्तन होता रहता है, सामाजिक होती है, ठीक है, शिक्षा का माध्यम भी है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, और सांकेतिक है, संकेत के माध्यम से हम बातचीत करते हैं, स्थिर नहीं है, ठीक है, स्थिर नहीं, परिवर्तनशील है। सभ्यता एवं संस्कृति की वाहक है, जो हम सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको आगे ढो करके ले जाती है साहित्यिक रूप में, जैसे बहुत सारे पुराने साहित्य अभी भी हम पढ़ रहे हैं। भाषा प्रणालियों की प्रणाली है, भाषा प्रणालियों की भी प्रणाली है, ठीक है, तो सिस्टम का भी सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलिए, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं, इसको अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, तो इसको और देख लेते। ओला हमने पढ़ा था ना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में अनुच्छेद 343(1). तो राजभाषा जो है वो ओला एक्ट से आया। ओला मतलब हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। यदि ओला आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, और 1963 में ये एक्ट बना था, ठीक है, और 343 के तहत ये राजभाषा भी बनी थी, ठीक है। आगे देखिए, शास्त्रीय भाषा हम देख चुके हैं, तमिल 2004 में बनी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ भी 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में। परंतु 2020 NEP के अनुसार इन्हें वैकल्पिक रूप में पढ़ाएंगे। किसको? संस्कृत को, मतलब सॉरी, संस्कृत को नहीं, ये सभी को, जितनी ये शास्त्रीय भाषाएं हैं ना। तो 2020 जो NEP है ना 2020, इसके अनुसार इन्हें वैकल्पिक रूप में पढ़ा सकते हैं, परंतु त्रिभाषा में नहीं पढ़ाएंगे, इनको त्रिभाषा में नहीं आती हैं, विकल्पिक रूप में पढ़ा सकते हैं। भाषा अर्जन के चरण, स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो भाषा अर्जन के चरण क्या हैं कि हम भाषा किस प्रकार से अर्जन करते हैं। एक बच्चा है छोटा, वो भाषा को किस प्रकार से अर्जन करता है, मातृभाषा को, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले जब बच्चा जन्म लेता है, क्वीइंग करता है, तो 0 से 1 महीना का बच्चा होता है, तो 0 से 1 महीना तक क्या करता है? क्वीइंग करता है, कूकना, क्वीइंग मतलब कूकना। शुरू में तो रोता है, क्वीइंग करता है, कू कू करता है, रोता है ना, क्राइंग भी बोल सकते हैं इसको, तो क्वीइंग करता है। भाषा अर्जन के ये चरण हैं, भाषा सीखने के ये चरण है कि हम कैसे सीखें। एक बच्चा जन्म लेने के बाद में कैसे भाषा सीखता है वो, तो क्वीइंग करता है, कूकना 0 से 1 महीने तक, फिर बैबलिंग करना, बबलाना, 1 से 6 महीने तक बबलाना, एक वर्ड बोलना, एक शब्द वर्ड बोलना, हाँ, अक्षर बोलना। फिर वन वर्ड स्टेज मतलब एक शब्द अवस्था, ये अराउंड 1 साल में आ जाती है, 6 से 1 महीने में, 1 साल में। फिर 2 वर्ड स्टेज, 2 शब्द अवस्था, अराउंड 18 महीने में आ जाती है, 2 शब्द। फिर लॉन्गर, ठीक है, लंबे उच्चारण, ठीक है, तो लंबे उच्चारण 2 से 4 साल में होते हैं, बड़े लंबे उच्चारण, बड़े बड़े वाक्य बोलना, ठीक है। तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। पहले वो कौन सी टेलीग्राफिक स्पीच वगैरह 12 से 18 महीने के बीच में जब छोटे छोटे वाक्य बोलने लग जाता है बच्चा, वो सब। आयु के अनुसार शब्द भंडार, आयु के अनुसार हम कितने साल के हैं तो कितने शब्द के भंडार होंगे उसके अनुसार। 1 साल के बच्चे में 2 शब्द, 1 साल के बच्चे में 2 शब्द बोलने की कैपेबिलिटी रहती है। 2 साल के बच्चे में 272 शब्द, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि शब्द भंडार कितने होते हैं। 1 साल के बच्चे में 2 शब्द भंडार रहता है, 2 साल के बच्चे में 272 शब्द भंडार होता है, 5 साल के बच्चे में 2072 शब्द भंडार होता है, 3 साल के बच्चे में 900 प्लस शब्द भंडार होता है, और 4 साल के बच्चे में 1600 प्लस शब्द भंडार होता है। तो इनको याद रख लेना, कितने साल में कितने शब्द भंडार होते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? सैपिर-हॉर्फ परिकल्पना। सैपिर-हॉर्फ परिकल्पना एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, इनके सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सैपिर-हॉर्फ परिकल्पना, इसे भाषाई सापेक्षतावाद, ठीक है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी भी कहते हैं इसको। तो इसके सिद्धांत को क्या बोलते हैं? भाषाई सापेक्षतावाद भी कहते हैं, सैपिर-हॉर्फ परिकल्पना के सिद्धांत को। तो ध्यान रखिएगा। विचारक हैं बेंजामिन हॉर्फ ऑफ एडवर्ड सैपियर। तो सैपियर और हॉर्फ ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, 2 व्यक्तियों की ये परिकल्पना है, ठीक है, हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये 2 हैं, सैपियर और हॉर्फ, और इनके पूरा नाम यहाँ नीचे दिया हुआ है, बेंजामिन
हॉर्फ और एडवर्ड सैपियर। तो इसे भाषाई सापेक्षतावाद इन्होंने दिया, ठीक है, रिलेटिविटी। फिर आगे देखिए भाषा के प्रकार बोलें तो वायुगोत्सेकी के अनुसार भाषा के प्रकार सामाजिक वाक, निज वाक, आंतरिक वाक। तो जो बच्चा होता है 2 साल प्लस का सामाजिक वाक करता है, समाज के साथ में बातचीत करता है। निज वाक जो होता है प्राइवेट स्पीच जो होती है, वो 3 साल के बाद में बच्चा प्राइवेट स्पीच करने लगता है, मतलब खुद से बातें करता है, फिर समाज से बातें करना बंद कर देता है। फिर आंतरिक वाक जो 6 साल का प्लस बच्चा हो जाता है, तो फिर वो आंतरिक वाक करता है, मतलब अंदर ही अंदर, ना बोलता है, ना समाज से बोलता है, ना खुद से बोलता है, अंदर ही अंदर बातचीत करता है, मतलब पढ़ता है और सोचता है, ठीक है। तो ये भाषा के प्रकार हो गए वाइगोत्स्की के अनुसार। फिर है स्टीफन क्रेशन किस लिए फेमस है? वो द्वितीय भाषा को अर्जित कर सकते हैं, इसके लिए फेमस है। जैसे हमने बोला ना कि पहली भाषा अर्जित होती है, ठीक है, और दूसरी भाषा अधिगम होता है, ठीक है। हम अधिगम और भाषा अर्जन और अधिगम पढ़े ना, तो पहली भाषा जो होती है हमारी मातृभाषा, वो अर्जन की भाषा होती है, और द्वितीय भाषा जो होती है जो हम सीखते हैं वो हमारी अधिगम की भाषा होती है। परंतु स्टीफन कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, द्वितीय भाषा को भी अर्जित कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने परिकल्पनाएं दी हैं, ठीक है। परिकल्पनाएं क्या दी हैं, किस प्रकार से हम उसको अर्जन कर सकते हैं? तो पहले हम क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे, सीखने की परिकल्पना। तो पहले हम अधिग्रहण करेंगे, उसको हम सुनेंगे, उस भाषा को अधिग्रहण करेंगे, ठीक है, अनुकरण करेंगे। फिर उसको मॉनिटर, जांच परिकल्पना, फिर उसको हम मॉनिटर करेंगे, जांच परिकल्पना, निगरानी रखेंगे, ठीक है। फिर हम प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, फिर उसको हम नेचर ऑर्डर हाइपोथेसिस करेंगे, निवेश करेंगे। फिर इनपुट परिकल्पना करेंगे। फिर इसके बाद प्रभावी निस्यंदन परिकल्पना करेंगे। तो इसके 5 स्टेप हैं, उनको याद रख लो, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिग्रहण यानी सीखने की परिकल्पना, ठीक है। एक्वेजिशन लैंग्वेज हाइपोथेसिस। दूसरा है मॉनिटर, जांच परिकल्पना, मॉनिटर हाइपोथेसिस। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, निवेश भी बोलते इसको। फिर इनपुट परिकल्पना, इनपुट हाइपोथेसिस, निवेश। फिर प्रभावी निस्यंदन परिकल्पना, इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। इनको ज्यों का त्यों सच में बोल रहा हूँ, याद रख लो, क्योंकि क्रम वगैरह कुछ भी पूछ देता है इनका, या ठीक है। आगे पठन के प्रकार बोले तो गहन पठन हम पढ़ चुके हैं। गहन पठन क्या है? गहन पठन में व्याकरण, शब्द इत्यादि को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है, पाठ्यक्रम इत्यादि के अनुसार पुस्तक आधारित होता है। विस्तृत पठन में आनंद के लिए पढ़ना होता है, उपन्यास, नाटक इत्यादि। निर्देशित पठन में शिक्षक, टीचर जो होता है वो के देख रेख में पढ़ना होता है, तो इसको गाइड रीडिंग भी बोलते हैं। निर्देशन में जैसे अध्यापक निर्देश दे, वैसे आदर्श पठन जो होता है शिक्षक द्वारा छात्रों के अनुकरण के लिए करता है, तो आदर्श पठन जो अध्यापक करता है, बच्चे सुनते हैं। संवादित पठन तो डायलॉगिक रीडिंग होती है संवादित पठन में, तो संवाद के माध्यम से पढ़ना होता है, ठीक है। साझा पठन, साझा में शेयरिंग रीडिंग होती है। साझा पठन क्या होता है? तो साझा पठन जो होता है उसको कहते हैं जो दादी नानी समूह वयस्क के साथ, तो हम दादी नानी के साथ में, समूह वयस्क के साथ में, हमारे गांव में होता है दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, किस्से सुनाती हैं, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, तो साझा पठन बोलते हैं उसको हम। मतलब दादी नानी की कहानियों से हम बहुत कुछ सीखे, अभी तक हमको याद है कई कहानियाँ, ठीक है। तो उन कहानियों के माध्यम से सीखे तो वो साझा पठन बोलते हैं। जैसे रामायण इत्यादि, महाभारत वगैरह सुनाते हैं ना दादी नाना वगैरह जो भी हैं, बाबा वगैरह, तो वो साझा पठन हो गया, ठीक है। शब्द संपदा के प्रकार, तो शब्द संपदा के प्रकार बोले तो सक्रिय शब्द संपदा और निष्क्रिय शब्द संपदा। शब्द संपदा 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सक्रिय शब्द संपदा और एक होता है निष्क्रिय शब्द संपदा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्द संपदा के प्रकार पूछ लेगा तो 2 प्रकार का है। सक्रिय शब्द संपदा वो होता है जो उत्पादक शब्द संपदा होती है। तो सक्रिय उत्पादक शब्द संपदा मतलब हम जिसको डेली यूज में करते हैं यूज, परंतु निष्क्रिय शब्द संपदा जो यूज़ तो करते हैं परंतु डेली यूज नहीं होता, पुस्तकों में मिलता है। ग्रहणशील शब्द संपदा होती है, ये सिर्फ हम इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है, परंतु इसको हम उत्पाद नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रहण करते हैं। ग्रहण मतलब अर्जन करते हैं, पढ़ते हैं पुस्तकों में, ग्रहण करते हैं, परंतु इसको उत्पादक मतलब ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। परंतु सक्रिय शब्द संपदा उत्पादक होती है, यूज करते हैं इसको। नोट, निष्क्रिय शब्द संपदा सक्रिय की तुलना में मुश्किल होती है। निष्क्रिय शब्द संपदा सक्रिय की तुलना में मुश्किल होती है, कठिन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बता दूँ, एक है मुश्किल, एक है
एक है मुश्किल, ठीक है, मुश्किल, एक है मुश्किल और एक है जटिल। जटिल, बताओ, हम डेली यूज में ज़्यादातर मुश्किल यूज करते हैं ना। अरे ये जटिल लग रहा है मेरे को, ऐसे नहीं बोलते हम। अरे यार ये मुश्किल होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये जटिल है यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। ज़्यादातर हम मुश्किल का प्रयोग करते हैं। इसलिए मुश्किल हो गया तुम्हारी सक्रिय और निष्क्रिय हो गई जटिल। परंतु ग्रहण तो करते हैं, उसको भी पढ़ते हैं ना सब जगह। कोडिंग, डिकोडिंग, साइट, दृष्टि शब्द इत्यादि। तो कोडिंग और डिकोडिंग क्या है, इसको थोड़ा देख लीजिए। कोडिंग, डिकोडिंग। कोडिंग मतलब, कोडिंग उदाहरण के लिए कोडिंग 143। कोडिंग मतलब कोड लैंग्वेज, हम कोई समझ ना पाए, सिर्फ हम जिसको समझा ना पा रहे वही समझ पाए, वो कोडिंग लैंग्वेज है। डिकोडिंग उसका उल्टा। तो जैसे आई, आई एक है ना, तो आई 1, आई 4 लव, लव, लव में 4 वर्ड है तो 4। यू, यू में कितने हैं, 3 है तो 3। तो 143 का मतलब है आई लव यू। तो ये कोडिंग वर्ड है, कोडिंग डायरेक्ट है, डायरेक्ट है। परंतु आई हेट यू बोल रहा है, उसका विपरीत बोल रहा है, तो उसको डिकोडिंग हो जाएगा। आई हेट यू, ठीक है, आई हेट यू, आई हेट यू डिकोडिंग है, और आई लाइक यू क्या है, कोडिंग है। तो उसका विपरीत बोलना डिकोडिंग है, उसका विपरीत ना बोलना कोडिंग है। साइट, दृष्टि शब्द। साइट एक नज़र में पहचान लेना। साइट दृष्टि शब्द क्या है, साइट क्या है, एक नज़र में पहचान लेना किसी को देख करके। उदाहरण के लिए राम, खाना, सोना इत्यादि। हम यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है, एक शब्द एक नज़र में देख लेंगे, पहचान लेंगे ना। राम, खाना, सोना, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं, पहचान वाले हैं, तो एक शब्द देखते ही पहचान लेंगे। तो एक दृष्टि में पहचान लेना साइट कहलाता है, ठीक है। उद्गामी, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता क्या है, इसको इमरजेंट लिटरेरी बोलते हैं। बच्चा जब किताब में पेन पहली बार चलाता है, घसीट कर लिखना, स्क्रैबलिंग, स्क्रैबलिंग भी कहते हैं इसको। तो उद्गामी साक्षरता क्या है, उद्गामी मतलब जब बच्चा जन्म लेने के बाद में जब धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तो जब वो थोड़ा 1 साल का हो जाता है, तो सबसे पहले जब पेन से गोला कुछ भी बनाना, लिखना शुरू करता है ना, तो उसको बोलते हैं उद्गामी साक्षरता। जब पहली बार बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है, कुछ कुछ बनाता है गोले कॉपी में, उसको बोलते हैं। तो उसको घसीट कर लिखना इत्यादि बोलते हैं, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। तो उसको कीरम काटे भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्गामी साक्षरता वो है। अधोगामी, बॉटम अप अप्रोच। अक्षर, ध्वनि, शब्द, वाक्य, वाक्य अनुच्छेद इत्यादि, ये सब देख लिए हमने। अब शीर्ष, अधोगामी, टॉप डाउन, ये भी देख ली। ध्वनि, समझ, अनुच्छेद, वाक्य, वाक्यांश, शब्द, ध्वनि, अक्षर इत्यादि, ठीक है। तो सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, परंतु एक ही चीज़ है। पठन, पठन में अर्थ ग्रहण करना महत्वपूर्ण होता है। हम पढ़ते हैं तो उसमें अर्थ ग्रहण करके पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आदिभाषिक क्षमता। आदिभाषिक क्षमता क्या है, आदिभाषिक क्षमता, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी। तो आदिभाषिक क्षमता मतलब है चिंतन के बारे में चिंतन करना, मेटाकॉग्निटिव एबिलिटी। तो आदिभाषिक क्षमता क्या है, तो चिंतन के बारे में चिंतन करना, मेटाकॉग्निटिव, वही है जो हम पहले देख चुके हैं, आदिभाषिक क्षमता। ध्वन्यात्मक जागरूकता, फोनेमिक अवेयरनेस। ध्वन्यात्मक जागरूकता, रोको मत जाने दो। ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है, जैसे कि उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, विराम चिन्ह से अर्थ में बदलाव। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता मतलब, ध्वन्यात्मक मतलब किसी की ध्वनि सुनो और जागरूक होकर के सुनो कि क्या बोल रहा है, कि कॉमा इत्यादि सब चीज़ का ध्यान दे करके, उसको बोलते हैं ध्वन्यात्मक जागरूकता। जैसे रोको मत जाने दो, इसमें कहीं कॉमा नहीं है, धारा प्रवाह बोल रहा है रोको मत जाने दो, तो इसका मतलब है नेगेटिव है ये, रोको मत जाने दो उसको। परंतु यहाँ पे कॉमा आ गया, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर उसको रोको मत जाने दो। तो ये इसमें क्या हो गया कि उसको रोकना है, और उसमें रोको मत जाने दो, उसको रोकना नहीं है। तो दोनों में फ़र्क है ना। तो इसमें ध्वन्यात्मक जागरूकता, ध्वनि को सुन करके जागरूक होना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं, क्या अर्थ है वो। फिर है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसका TPR मतलब टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसका अर्थ है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो जो एक अध्यापक है वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया देता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया देता है, उसको बोलते हैं तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स।
तो संपूर्ण और भौतिक प्रतिक्रिया, तो फिजिकल मतलब शारीरिक रिस्पॉन्स देना। जैसे पढ़ाता है तो उसमें क्या करेगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया देगा, पूरा मूविंग करेगा पैर का इत्यादि का, तो वो समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। उसमें क्या क्या होता है, एक्टिंग करके पढ़ाना होता है समग्र भौतिक प्रक्रिया में, TPR। ठीक है, समग्र भौतिक प्रक्रिया में मतलब हमारा टोटल बॉडी मूव करेगी, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगी, तो उसको TPR बोलते हैं। तो उसमें एक्टिंग करके पढ़ाना TPR में। फिर पूरे शरीर की मूवमेंट होना, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी। तो ये TPR टीचिंग जो है ना, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, जो बच्चों के लिए बहुत कारगर है। एक्टिंग करके पढ़ाना, अभिनय करके, पूरे शरीर का मूवमेंट करके छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। लेखन के प्रकार देखें तो सुलेख, सुंदर लेख, सूत्रलेख सुनकर लिखना, वर्तनी शुद्धि के लिए अनुलेख देखकर लिखना, अनुकरण करना। तो लेखन के प्रकार हैं, देख लिए पहले भी। लेखन की प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है, तो ये भी हम देख चुके हैं संस्कृत में, स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रोसेस। तो लेखन प्रक्रिया उपागम जो हम देखे थे ना, वही है। पहले क्या करेंगे, पूर्व लेखन, राइटिंग करेंगे, पूर्व लेखन। उसमें हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग देखे थे, विचारोत्तेजन देखे थे, है ना। तो इसमें पूर्व लेखन, ठीक है, फिर आलेखन, फिर संशोधन, संपादन, प्रकाशन। तो उसमें भी 5-6 थे, इसमें भी पूर्व लेखन। पहले हम चिंतन करेंगे, फिर प्री लेखन वही है, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर हम उसको रिवीजन करेंगे, फिर एडिटिंग, फिर प्रकाशन करेंगे। तो इनको भी थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा चेंजेस होते हैं, इसलिए इनको भी उनको भी थोड़ा मिक्स करके थोड़ा पढ़िए ढंग से, ठीक है। भाषाई विकार, भाषाई विकार कौन कौन से हैं, ये आते हैं बहुत ज़्यादा, तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगे, इनको ध्यान से देखिए। भाषाई विकार क्या है, ठीक है। तो अफेजिया, अफेजिया मतलब भाषा समझने में दिक्कत। यदि किसी बच्चे को भाषा समझने में दिक्कत हो रही है, भाषा को फेस करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको अफेजिया बोलते हैं, कि उसमें अफेजिया डिसऑर्डर है, ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं ये। तो अफेजिया, भाषा समझने में दिक्कत होना, अफेजिया बोलेंगे। डिसलेक्सिया, जिसको पढ़ने से संबंधित दिक्कत है तो उसको डिसलेक्सिया बोलेंगे। लेखन से, डिसलेक्सिया से लेखन मत समझ लें, डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित, तो उल्टा समझो। डिसग्राफिया, ग्राफ लिखने से संबंधित, मतलब लिखने में यदि से संबंधित दिक्कत है तो डिसग्राफिया, ठीक है। और डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया मतलब शारीरिक संबंध, जैसे कि चलना, बटन लगाना, पेन पकड़ना इत्यादि में कंपन होना शरीर, ठीक है। तो शारीरिक संबंध, शारीरिक से संबंधित डिस्प्रैक्सिया। प्रैक्सिया मतलब चलने में दिक्कत होना, ठीक है, बटन लगाने में दिक्कत होना, पेन पकड़ने में दिक्कत इत्यादि जो दिक्कत होती है वो डिस्प्रैक्सिया के चलते होती है। अब आगे देखिए, लेखन का उत्पाद और प्रक्रिया दृष्टिकोण। लेखन का उत्पाद और प्रक्रिया दृष्टिकोण क्या है, त्रुटि मुक्त, परफेक्ट, ठीक है, रचनात्मकता, स्वतंत्र। तो लेखन का उत्पाद और प्रक्रिया दृष्टिकोण क्या है, कि त्रुटि मुक्त परफेक्ट लेखन होना चाहिए और रचनात्मकता, स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ये। अब है परंपरागत विधि, तो व्याकरण अनुवाद विधि। परंपरागत विधि बोलें तो कौन सी विधि है, परंपरागत व्याकरण विधि को परंपरागत विधि बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया तुम्हारा रियलिया, रियलिया मतलब रियालिया मतलब TLM। रियलिया किसको बोलते हैं, TLM को बोलते हैं। यदि पूछ ले रियलिया किसे बोलते हैं तो TLM को बोलते हैं, ठीक है। शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली रोज़मर्रा की वस्तुएं और सामग्री। हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पढ़ाते समय में जो सामग्री हम यूज करते हैं, शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली रोज़मर्रा की वस्तुएं और सामग्री, रोज़मर्रा की जो हम रोज़ यूज करते हैं ना सामग्री, चीज़ें, उनको यूज करके हमको बच्चों को पढ़ाना है, उसको बोलते हैं रियलिया। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, रियली होते हैं। रियली मतलब वास्तविक वस्तुएं होती हैं वो, ठीक। प्रश्न आ जाए ना, यदि वास्तविक वस्तु ऑप्शन में दिया हो तो TLM के लिए वो ही सही आंसर होगा। वास्तविक वस्तु मतलब रियल वस्तु होती है, उसको रियल वस्तु बोलते हैं। किसको, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है, जिसमें पढ़ाते हैं, जिसका सहायता लेते हैं वो, ठीक है। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो प्रतिपुष्टि मूल्यांकन में क्या आएगा और उपचारात्मक में प्रतिपुष्टि और बेहतर सीखना, सीखने के लिए। तो प्रतिपुष्टि किस लिए दी जाती है, बेहतर सीखने के लिए दी जाती है। तो मूल्यांकन जब करते हैं हम उसका, तो उपचारात्मक रूप में हम उसको प्रतिपुष्टि देते हैं और बेहतर सीखने के लिए देते हैं, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण, तो अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण क्या है, अचीवमेंट टेस्ट है, बच्चा कितना सीख पाया है,
सीख पाया है, वो उपलब्धि परीक्षा इसलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीख पाया उसकी योग्यता जानने के लिए, ठीक है। दक्षता परीक्षा किस लिए होती है? दक्षता उपलब्धि परीक्षा जान गए, उसकी कितना सीखा है वो जानने के लिए उपलब्धि परीक्षा। दक्षता परीक्षा मतलब भाषा कौशलों प्रैक्टिकल यूज, भाषा कौशलों का प्रैक्टिकल यूज कितना कर पाया, उसमें कितना दक्ष निपुण हो पाया, प्रवीणता कितनी हो पाई, वो दक्षता परीक्षा है, ठीक है। कितनी योग्यता बन पाई है, ठीक है। फिर है अभिरुचि परीक्षा। अभिरुचि परीक्षा में क्या है? अभिक्षमता, रुचि, उसकी रुचि कितनी है उस विषय में इत्यादि में, वो रुचि होगी तो उसमें परिणाम ज़्यादा अच्छा आ पाएगा, तो इसलिए अभिरुचि परीक्षा भी करते हैं, उसकी रुचि है भी कि नहीं। फिर अनुक्रमिक द्विभाषावाद, तो एक बाद दूसरी भाषा सीखना। तो अनुक्रमिक द्विभाषावाद क्या है कि क्रम से, अनुक्रमिक द्विभाषावाद मतलब एक भाषा सीखने के बाद में दूसरी भाषा को सीखना अनुक्रमिक द्विभाषावाद कहलाता है, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक बोले तो मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक जो है कैसी होनी चाहिए? मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। बच्चे का मानसिक स्तर देख कर के बनाना चाहिए पाठ्य पुस्तक। छठी क्लास का है तो उसका मानसिक स्तर क्या है, वो समझ पाएगा कि नहीं, तो उसके मानसिक स्तर के अनुसार पाठ्य पुस्तक बनानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक हो, मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए, बच्चों के व्यवहार इत्यादि को समझ करके पुस्तक बनाना चाहिए। भाषा कौशल, भाषा शैली सरल होना चाहिए, पुस्तक की भाषा शैली एकदम सरल हो, बच्चे समझ पाएँ, स्पष्ट हो, वह रचनात्मक हो, भाषा शैली जो रचनात्मक हो, स्पष्ट हो, ठीक है, और आकर्षक हो पुस्तक, ठीक है, और वास्तविक उदाहरण हो पुस्तकों में। ये सब चीज़ें पुस्तकों में होनी चाहिए, तब एक पुस्तक क्या होगी? एक प्रामाणिक होगी और बच्चों के लिए उपयोगकर होगी। फिर है प्रमाणिक सामग्री, तो प्रमाणिक सामग्री समझ गए क्या है? प्रमाणिक सामग्री यही सब हो, ठीक है, और वास्तव में रियल या जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में यूज करते हैं वो सब। फिर है समूची पाठ्यचर्या में भाषा, लैंग्वेज एक्रॉस, ठीक है, करिकुलम। तो समूची पाठ्यचर्या में भाषा, समूची पाठ्यचर्या में भाषा, तो पूरे पाठ्यचर्या में भाषा का रोल होता है। जो हम पाठ्यचर्या पढ़ते हैं तो पूरी पाठ्यचर्या भाषा का रोल होता है। भाषा के माध्यम से हम पाठ्यचर्या को नहीं पढ़ा सकते। भाषा के माध्यम से विषय सीखना, तो भाषा के माध्यम से हम विषय सीखते हैं, बिना भाषा के नहीं सीखते हैं। तो भाषा का विषय को सीखने में भाषा का रोल होता है, ठीक है। तो बोला समूची पाठ्यचर्या में भाषा, तो समूची पाठ्यचर्या में भाषा होती है। विषय के माध्यम से भाषा सीखना, तो विषय के माध्यम से भाषा सीखते हैं और भाषा के माध्यम से विषय सीखते हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। अब देखिए लिखने की शुरुआत, बच्चे अपने लिखने की शुरुआत आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं और ये चिन्ह कहलाते हैं कीरम कांटे, स्क्रिबलिंग। तो वही है जो मैंने उत्पादात्मक शिक्षा बोला था ना, तो वही है। जब बच्चा जन्म के बाद में जब बच्चा पहली बार किताब में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, आड़ी तिरछी रेखाएं मतलब कभी ऐसे ऐसे भी बना दिया, कभी ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया और कुछ भी कर दिया, ये आड़ी तिरछी रेखाएं बोलते हैं इसको। और ये इनको कीरम कांटे भी बोलते हैं, स्क्रिबलिंग भी बोलते हैं। और ये बच्चे पहली बार जब पढ़ना लिखना सीखते हैं ना तब करते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए मुख्य विषय, मुख्य विषय शब्द के प्रकार। तो शब्दों का वर्गीकरण करें तो 4 आधार पर कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर कर सकते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। तो 4 प्रकार से हो गया। अब इनके एक एक प्रकार देखते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये ध्यान देने वाली बात है भाई कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से? 4 आधार पर होता है, ठीक है। और वो कौन कौन सा? अर्थ, रचना, उत्पत्ति, रूपांतरण। तो अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। तो मान लीजिए कमल, कमल एक सार्थक शब्द है, ठीक है। लमल, लमक, लमक, ठीक है। या फिर लमक हो गया, या फिर लकम, 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 ठीक है, इसको हटाओ, लकम, लकम। बताओ ये कोई सार्थक है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं है, तो ये निरर्थक होता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार का, सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द देखें तो रचना के आधार पर जो शब्द है वो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार का। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? उदाहरण के लिए लोटा, लो प्लस
टा टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। तो जिसका टुकड़े करने पर स्वतंत्र अर्थ ना निकले वो क्या है, रूढ़ शब्द है। जैसे लोटा, कमल, कमल, ठीक है, इसका का अलग, कम अलग करोगे, ला अलग करोगे तो एक का निकलेगा, एक का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या है, एक रूढ़ शब्द है। लोटा, लो टा, इनका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसका एक शब्द का एक ही अर्थ हो, ठीक है, अलग करने पर ना निकले, वो रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द में क्या है कि जैसे कि विद्यालय है, तो विद्यालय में विद्या अलग करने से और आलय अलग करने से दोनों खंडों को सार्थक अर्थ मिलता है। यदि एक शब्द के दो खंड करने से दोनों के सार्थक शब्द अर्थ मिले तो वह यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है। और फिर है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या है, पंकज, पंक प्लस जा, कीचड़ में उत्पत्ति जिसका विशेष अर्थ कमल है, ठीक है। तो कमल बोलने से, पंकज, पंकज बोलने से जिसको टुकड़ा करने पर उन दोनों का अर्थ ना निकले, किसी अन्य का अर्थ निकले, जैसे पंकज है, पंकज, इन दोनों का पंक है ना, और अज करने से क्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ इनसे ना निकल करके किसी अन्य का, कमल का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो भाई पहले में क्या, टुकड़े करने पर अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। दूसरे में टुकड़े करने पर दोनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तीसरे में टुकड़े करने पर किसी अन्य का अर्थ निकलता है, तो ये योग रूढ़ हो गया। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 5 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अब तत्सम क्या है, तत्सम और तद्भव क्या है। तत्सम मतलब संस्कृत जैसा हो जाना, संस्कृत हिंदी किससे निकली, संस्कृत से। तत्सम मतलब संस्कृत जैसा हो जाना, और तद्भव मतलब संस्कृत जैसा ना हो करके चेंज होकर के हिंदी जैसा आना, वो है तद्भव, ठीक है। तत्सम, तद्भव, ठीक है। जैसे मान लीजिए मातृ आया, क्या आया, मातृ, मातृ, ये तद्भव है क्योंकि संस्कृत में मातृ ही है। तो माता आ गया, बताओ माता स्टार्ट है, नहीं है, तो ये तद्भव है, ये हिंदी का है। देशज, स्थानीय बोलियों के शब्द। देशज मतलब अपने देश की बोलियों से जो शब्द निकला उसको देशज शब्द बोलते हैं। स्थानीय बोलियों से, स्थान स्थान पे बोलते हैं, अपने देश में प्रयोग होने वाली जो अनेक अनेक बोलियाँ हैं उनसे आने वाले शब्दों को देशज बोलते हैं। विदेशज, विदेशी भाषा से आए शब्द, विदेशों की भाषा से आए शब्दों को विदेशी बोलते हैं। संकर शब्द, संकर शब्द क्या है, उदाहरण के लिए टिकट घर। तो संकर शब्द वो है जो दो एक शब्द है और उसमें अलग अलग दो शब्द जुड़ करके एक दूसरी भाषा का, एक दूसरी भाषा का, जैसे टिकट घर। तो टिकट अंग्रेजी है, हिंदी, और घर अंग्रेजी हिंदी शब्दों का मेल है। तो अलग अलग भाषा के दो शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाना संकर शब्द कहलाता है। रूपांतरण के आधार पर, तो रूपांतरण के आधार पर देखें तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द दो प्रकार के हैं रूपांतरण के आधार पर शब्द। तो विकारी शब्द उदाहरण के लिए लड़का, लड़की, लिंग वचन आदि के अनुसार बदलने वाले, तो ये विकारी शब्द हैं, ठीक है। तो लड़का लड़की हो जाएगा, लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते हैं। और अविकारी जैसे आज, कल, यहाँ, वहाँ, कभी न बदलने वाले शब्द। तो जो शब्द बदल जाते हैं, जैसे लड़का लड़की हो गया, लिंग वचन के आधार पर बदल गए। और जो न बदलें, जैसे ये शब्द हैं आज, आज को नहीं बदल सकते हैं, आज, कल, यहाँ, वहाँ, कभी न बदलने वाले, तो ये अविकारी हैं। और वो और ऊपर वाले विकारी हैं, ठीक है। अब है वाक्य अंग। वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के अंग बोले तो उद्देश्य, विधेय। वाक्य के भेद, वाक्य के अंग कितने हैं, 2 हैं, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के भेद बोले तो सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य। तो वाक्य के भेद आ जाते हैं पेपर में, तो ये वाक्य के भेद समझ लीजिए। सरल वाक्य, ठीक है, वाक्य के भेद 3 हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। सरल तो वाक्य वो है जिसमें और इत्यादि ना हो, ठीक है, पॉज ना हो, जैसे कि मैं घर जाता हूँ, या फिर मैं घर जाऊँगा। संयुक्त में क्या होगा, मैं घर जाऊँगा और वहाँ से एक लड्डू लाऊँगा, संयुक्त हो गया, है ना।
और मिश्रित वाक्य क्या है? मैं घर जाता तो वहाँ से एक लड्डू जरूर लाता। तो ये मिश्रित हो गया, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो तुम्हारा देख लिए एक वीडियो में सारा का सारा क्या है, 43 स्लाइड्स ख़त्म हो गई हैं और एक वीडियो में तुम्हारा सारा हिंदी पेडागोजी ख़त्म हो, क्योंकि हम संस्कृत पेडागोजी में बहुत कुछ पढ़ लिए थे ना, इसीलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं किए इसमें, जो इम्पोर्टेंट था उसी को डिस्कशन किए। तो दोनों वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। और 17 बोलियाँ जो है ना उसका मैं डाल दूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा, उसकी टेंशन ना लें। वो तो आता नहीं ना वैसे ज़्यादा, इसलिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी देखूँगा मैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं, अब मिलेंगे एसएसटी की क्लास में, ठीक है। और वो ख़त्म होने के बाद पीवाई को लेकर के आएंगे, ठीक है। और कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो उनको भी ला लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यदि नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।